होता है। हाँ, राइट राइट राइट, वो होता है वो चीज़, बट वही उसको ना लिमिटेड वे में रखना है। मैं आज ना वही कराऊंगा। जैसे बहुत लोगों ने कॉपी लिखा था 21 आ गया ना। सबको अपना प्रेजेंस बताइए, सब आ गए ना? आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। किसी को कुछ सवाल पहले पूछना है तो पूछ भी सकते हो। अनम्यूट कर सकते हो आप लोग। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आप लोगों का कॉपी स्टार्ट हो गया है। इवेलुएट करने, सब कुछ इवेलुएट कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हो, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा है ना कि वो सवाल थोड़ा इजी था, उसमें आप लोग लिखे हो बहुत अच्छा है, आप लोग के जो नॉलेज है ना, आप लोग वहाँ पे वो कर रहे हो, लेकिन ना आपको डिमांड, जो क्वेश्चन का डिमांड है ना, आपको वो एड्रेस करना है। तो बहुत लोग थे इसमें जिन्होंने लिखा तो है, बट वो लोग वो चीज़ लिख रहे हैं जो उनके पास नॉलेज है। आपको लिखना है जो सवाल का डिमांड है वो आपको एड्रेस करना है। तो वही स्ट्रक्चरिंग पे है आज, थोड़ा स्ट्रक्चरिंग आप देख लो कैसे स्ट्रक्चर करना होता है आंसर वगैरह। यहाँ पे कोई है जिन्होंने कल टेस्ट नहीं दिया था, कल या परसों जब भी हुआ था टेस्ट? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो Yes, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बताइए बताइए। नहीं दे पाए थे, ट्रैवल कर रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बाकी लोग बताइए, आप लोग ने दिया है, आपको कैसा लगा? मतलब समय का इशू हो रहा था? आप लोग ने 1 घंटे में दिया ना पूरा? मतलब ऐसा तो नहीं किया ना कि ज़्यादा टाइम लिया, फिर ऐसा टाइम का इशू हो रहा है किसी को? हाँ सर, 1.5 घंटा लग गया था। हाँ, डेढ़ कोई नहीं कोई नहीं। घंटा 35 मिनट के लिए। अभी स्टार्टिंग है ना, वो धीरे धीरे देखिए वो चीज़ ना। तभी मैं आप लोग को उस दिन रिवाइज भी करवाया था वो चीज़, ताकि आप लोग ना लिख लो। बट ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है ना, ग्रेजुअली वो चीज़ हो जाएगा। एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा ना, वो जितना भी कोर्स है, स्ट्रक्चरिंग है, तब आप लिख लोगे वो। तो आज मैं वही चीज़ पे करने वाला हूँ। तो यार देखो, मैं ना स्क्रीन शेयर करूँगा ना, मुझे चैट्स दिखेगा नहीं। तो कोई एक बस इनिशिएटिव ले लेना, वो चैट्स मुझे बता देना, किसी का कुछ अगर ज़रूरी आया तो मुझे बता देना। हम्म स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस। यस वेरी सर। गुड। चलो, यस। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कोई भी आंसर लिखने से पहले आपको ना डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस करना है कि डिमांड है क्या। मान लो आपसे पूछा गया सिग्निफिकेंस ऑफ पटना कलाम, तो बहुत लोग है पूरा हिस्ट्री पटना कलाम का लिख देते हैं, या फिर जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है ना, फोकस करो आपका 1.5 पन्ना उसके बारे में होना चाहिए। उसके अलावा आप जो चीज़ लिख रहे हो, वेल एंड गुड, वो चीज़ लिखो। बट आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस करना है। इस वाले में आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग मेरे साथ खुद बताओगे क्या इसमें लिखना है। फिर इसमें होता है आपको सीक्वेंस वाइज तोड़ना है क्वेश्चन को। मान लीजिए 3-4 लाइन का क्वेश्चन दिया गया है ना, आप धीरे धीरे पढ़ो उसको। उसमें पढ़ो उसमें लिखा क्या गया है, बस जो लिखा गया है उसको हेडिंग बनाओ और उसके बारे में पॉइंट जनरेट करके लिखो। ये हो गया। अब जो मैंने पहले बताया था, एक ये चलता है कि जिनको अपने से जो पढ़े हुए बस वही चीज़ वहाँ पे लिख देते हैं, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वो एड्रेस नहीं करते। तो ये चीज़ मत करिएगा, आप लोग जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको पहले एड्रेस करिए। यही सब है। चलिए, ये वाला सवाल एक हम लोग ने पूछा था, हाउ द पाल आर्ट रिफ्लेक्ट्स द रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ द टाइम। यहाँ पे मुझे बताइए क्या क्या आपको समझ में आ रहा है ये सवाल से। हाउ डिड द पाल आर्ट रिफ्लेक्ट द रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ द टाइम, ऑफ इट्स टाइम? कोई मुझे बता सकता है ये सवाल में क्या, अगर मुझे इसको सर। तोड़ना है लेयर वाइज? जी जी, बताइए। हम्म तो इसमें हम तो पहले पाला आर्ट के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके आपने बाद इंट्रोडक्शन फिर। दिया। अच्छा, मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म ये मेरे पास ये 2 पेज है, ठीक है। यहाँ तक आपका सवाल रहता है, बीपीएससी यहाँ तक सवाल देगा। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। कोर्स आपने दिया या फिर जिससे भी आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे आपका खत्म हो गया वो पार्ट। अब मुझे बताइए आपका पहला हेडिंग क्या बन के आएगा? रिफ्लेक्शन बॉडी ऑफ ना? पाला आर्ट ऑन रिलीजन। हिस्टोरिकल है। वेरी, क्या चीज़ क्या चीज़? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल देखिए यही है ना, हिस्टोरिकल कहीं पूछा नहीं गया ना। सवाल में जो चीज़ पूछा जाएगा ना, आपको वो वाला चीज़ बताना है। जैसे यहाँ पे देखो, पहला चीज़ है, हाउ डिड द पाला आर्ट रिफ्लेक्ट द रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ इट्स टाइम। तो पहला आपका हेडिंग बनेगा पाला आर्ट, पाल आर्ट रिफ्लेक्टिंग रिलीजियस ट्रेंड्स। अब इसके अंदर आप पॉइंट्स डालना, 3-4-5 जितना पॉइंट्स होगा आपको वो डालना है। और मैंने बताया था ना 8 मार्कर है, कोशिश करो 8 से 10 पॉइंट्स जनरेट करो।
वो वर्टिकली कॉपी चेक करेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं चेक करता है, वर्टिकल चेक करेगा। आप जितना पॉइंट्स देखोगे आपको उतना नंबर मिलेगा। ये समझ में आया? पहला पार्ट, पहला हेडिंग में मैंने ये क्यों दिया, ऑल आर्ट रिफ्लेक्ट्स रिलीजियस ट्रेंड्स। यस बताइए सर। किसी। यस हाँ सर। हाँ, अब बताइए इसमें क्या क्या पॉइंट्स आप सोच सकते हो। सर पैट्रोनेज। रिलीजियस ट्रेंड्स के बारे में सर क्या है? वज्रयान सेक्ट, बुद्धिज्म। वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। वेरी गुड, बुद्धिज्म का बता सकते हो, क्योंकि देखो सर तीनों में तोड़ सकते हैं ना, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग में जो जो रिलीजियस था, जैसे आर्किटेक्चर में चला जाएगा सोमपुरा वाला, और हाँ स्कल्पचर में फिर Yes, बुद्धा और बुद्ध बॉडी सेटवा का स्कल्पचर्स था, और ठीक है, प्रज्ञापरिमित्रा पेंटिंग में हो गया। ठीक है, तोड़ सकते हो उसको। ठीक है, 3-4 पॉइंट आपका रिलीजियस में टूटा। और कोई बताइए, और इसमें आप क्या सोच सकते हो। रिलीजियस जो है, पहला पार्ट है रिलीजियस ट्रेंड्स ऑफ द टाइम। पाला आर्ट कैसे रिफ्लेक्ट करता था उस टाइम पे रिलीजियस ट्रेंड्स को। अच्छा मुझे ये महिपाल बताओ, built 100 temples at काशी, ये पॉइंट से लिख सकते हैं। महिपाल बिल्ट 100 टेम्पल्स एट काशी, रिफ्लेक्ट द रिलीजियस ट्रेंड्स ऑफ, हाँ ठीक है, वो भी डाल सकते हो। हिंदुइज्म वो करता है। अच्छा इसमें क्या पाला आर्ट में वो था क्या? हम्म, नहीं, ठीक है, ये वाला चीज़ आप डाल सकते हो। इसमें मैं देखता हूँ, देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, पाला आर्ट 8 से 12th सेंचुरी। अगर यहाँ पे कोई कोट से स्टार्ट करा तो ये नोट्स में आप लोग को मेंशन है, ठीक है, ये कोट्स आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा, पाला आर्ट रिफ्लेक्टिंग रिलीजियस ट्रेंड्स, पहला मैंने दिया डोमिनेंस ऑफ बुद्धिज्म। जो आप चीज बता रहे हो उसको बस एक कीवर्ड में दे दिया कि बुद्धिज्म का डोमिनेंस था। एक महायान दिखा दिया, एक वज्रयान दिखा दिया, तांत्रिक वाला। अब एग्जाम्पल दे दिया, सीटेड बुद्धा एट नालंदा। ठीक है, एक पार्ट हो गया बुद्धिज्म का। आप लोग देखो ये चीज कर रहे हो, अब वो चीज़ रेडिडेंट हो जा रहा है, रिलीजियस में सिर्फ बुद्धिज्म चल रहा है, आपको आंसर को डाइवर्सिफाई करना है। एक आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, दूसरा किसी ने बोला था महिपाल वाला बोला था, तो वो बढ़िया है, वो भी एक पॉइंट आ जाएगा। एक हिंदुइज्म का हो गया, एक बुद्धिज्म का हो गया। यहाँ पे एक मैंने दिया रिलीजियस सिंक्रेटिज्म एंड कोएग्जिस्टेंस। अच्छा ये वाला वर्ड को बता सकता है, रिलीजियस सिंक्रेटिज्म मतलब क्या होता है? ये सब एकेडमिक कीवर्ड्स होता है, ये आपको हिस्ट्री का पेपर में ना आपको। हाँ जी बताइए। सर ओवरलैप। क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आया मुझे। सर सिंक्रेटिज्म मतलब दो रिलीजियस नेचर्स का मिलना। मिलना, वेरी गुड, ठीक है, ये चीज आप दे दी। अब एक्सप्लिसिटली मेंशन हो गया ना कि रिलीजियस ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक हो गया, ठीक है। आप आर्किटेक्चर का भी दे सकते हैं कि आर्किटेक्चर वहाँ का रिलीजियस शो कर रहा था, मोनास्टिक एंड, अब वही है, हिंदू और बुद्धिज्म, एक फ्लो चार्ट, एक अपना माइक्रो डायग्राम बना दीजिए आंसर को थोड़ा एस्थेटिक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो 3 से 4 पॉइंट हो गया, एक महिपाल वाला हो गया, एक डोमिनेंस ऑफ बुद्धिज्म, यहाँ पे महायान हो गया, वज्रयान हो गया, रिलीजियस सिंक्रेटिज्म आपने दे दिया, मोनास्टिक एंड स्कॉलरली ट्रेडिशन, नालंदा विक्रमशिला यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास 3 से लेके 4 पॉइंट्स आपका एड्रेस हो गया पहला पार्ट में। देखो मैं बता रहा हूँ कॉपी कैसे चेक करेगा। आर्ट मार्कर का है, पहला उसने इसको 4 में डिवाइड कर लिया, इसको 4 में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे कोशिश करो पॉइंट ज्यादा जनरेट करो, यहाँ पे कोशिश करो पॉइंट ज्यादा जनरेट करो। अब बहुत लोग ने ना पाला आर्ट रिफ्लेक्ट रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ इट्स टाइम दोनों को साथ में लिख दिया है, वो भी ठीक है, बट आप जितना तोड़ोगे ना उसको उसको सामने दिखना चाहिए। एक तो देखो स्कैन होके आ रहा है ना, वो अपने कंप्यूटर पे देखने वाला है, तो उसको ज्यादा मुश्किल मत कराओ, उसको जितना हो सके उसको एकदम एक्सप्लिसिटली उसको परोस के दो। जैसे अब प्लेटर में क्या होता है, सब सामान रहता है हमारे पास, तो फिर हम ज्यादा आसानी से खोज लेते हैं ना, तो उसको जितना हो सके ना उसका काम ईजी बना दो। तो आपने पहले रिलीजियस में तोड़ा, फिर आपने तोड़ा कल्चरल ट्रेंड में तोड़ा। ये देखिए थोड़ा सा छोटे छोटे चीजें, ये सब आप करोगे आपका आंसर बहुत एनरिच होगा और सामने वाले को पढ़ने में मजा भी आएगा। समझ में आया आपको ये वाला? यस सर। यस जी जी। सही। हाँ अब बताइए कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ इट्स टाइम, देखिए आपको ज्यादा नॉलेज होगा, आप इसमें बता सकते हो मुझे कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ इट्स टाइम में क्या क्या, हाउ पाला आर्ट रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ इट्स टाइम। बताइए कल्चर और पाला आर्ट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। क्रॉस कल्चरल लिंक था, तिब्बत के साथ स्प्रेड हो गया था, उधर भी वज्रयान बुद्धिज्म। ठीक है, क्रॉस कल्चरल लिंक था, वेरी गुड। और स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स भी अतिश दीपंकर तिब्बत ले गया था along with बुद्धिस्ट monk। राइट, ठीक है, और पेंटिंग ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस हुआ था नेपाल का वेरी गुड, भभुआ और तिब्बत का थैंग का। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए 3 से 4 पॉइंट आपका यहाँ पे जनरेट हो गया। अब देखो आंसर कितना आपका एनरिच लग रहा है, डाइवर्सिफाई लग रहा है।
और कोई बता सकता है कल्चरल ट्रेंड? और बताइए आपके जहन में जो भी आ रहा है कल्चरल ट्रेंड्स, आप लोग ने पढ़ा होगा ना पाला आर्ट थोड़ा बहुत। मोनास्ट्री डिजाइन भी स्टैंडर्डाइज हो हाँ गया था सोमपुरा हाँ, के। मोनास्टिक डिजाइन, वेरी गुड। मोनास्टिक डिजाइन, ठीक है। लास्ट फेज ऑफ बुद्धिस्ट इंडियन बुद्धिस्ट आर्ट। लास्ट फेज ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट आर्ट, वेरी गुड। यहाँ पे फ्लोरिशिंग ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप, प्रश्न परमिता, कल्चरल एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। पाला आर्ट जो था तिब्बतन बुद्धिस्ट आर्ट के लिए एक वो बन गया था, एक ग्राउंड बन गया था, ब्लेंड ऑफ रिलीजन एंड डेली लाइफ। अब देखो यहाँ पे ना एक कल्चरल सिमिलरिटी ये दिखा, मतलब ये इसी चीज को ना पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करा दिया, क्योंकि रिलीजियस भी था और डेली लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा था। आप लोग ने देखा होगा ना कि ज्यादा ऑर्नामेंटेशन यूज करते थे वो लोग, ड्रेस दिखाते थे, पहनाते थे। तो एक डिक्लाइन का कारण ये भी था क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन था, जो रियलिस्टिक चीज था ना उसको वो लोग दर्शाते नहीं थे। तो मैंने यही दिया, ब्लेंड ऑफ रिलीजन एंड डेली लाइफ। अब चीजें सेम है, आपको भी वो पता है, बस आपको वहां पे लिख देना है। यहाँ पे अभी उन्होंने बताया 4 पॉइंट्स, यहाँ पे 3 पॉइंट हो गया। अब समझ में आ गया, एक आपने रिलीजियस ट्रेंड में तोड़ा, दूसरा आपने कल्चरल ट्रेंड में तोड़ा, आपका ऑलरेडी 7 या 8 पॉइंट हो गया। अगर आप सिंपल रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स में तोड़ते ना तो आपको उतना पॉइंट्स नहीं मिलता, बट आप स्पेसिफिकली यहाँ पे तोड़ रहे हो, उसको दिख रहा है, यहाँ पे 3 पॉइंट दिख गया, यहाँ पे 4 पॉइंट दिख गया, उसके साइकोलॉजिकल माइंड में चला गया है कि यार इसने 7 या 8 पॉइंट लिख दिया है। अब आई एम बाउंड टू गिव हिम नंबर। और लास्ट में कंक्लूजन में कोई भी एक क्यूट सा कंक्लूजन देके फिनिश कर देना। अब मुझे बताओ, इस टाइप का अगर लिखोगे तो आपको 4.5 नंबर क्यों नहीं मिलेगा? 8 में 4.5, इवन 5, 5.5 ही मिलता है। हिस्ट्री के सवाल आप 68 या 69 के टॉपर का देखोगे मार्कशीट, तो इसमें इवन 5.5 ही मिला है। पन्ना पूरा भरो, पॉइंट्स लिखो, आपका जो आंसर है पूरा भरा भरा लगना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम खाली खाली है। तो जितना हो सके उसे भरने की कोशिश करो, ठीक है। पन्ना छोटा मिलता है, जैसे ये तो फिर भी इसमें लिखा हूँ ये तो ऐसे है, बट ऐसे आपको पन्ना बहुत छोटा मिलता है। यहाँ से रहेगा, यहाँ इतना ही रहेगा, अंदर में छोटा सा डब्बा रहेगा, इसके अंदर लिखना है। तो आपको वो चीज़ जो आपका नॉलेज है आपको थोड़ा सीमित रखना है, और पूरा क्वेश्चन का डिमांड है उसको एड्रेस करना है। बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम हुआ? सर एक क्वेश्चन था। हाँ अनुप्रिया जी पूछ रही थी कि सर इफ क्वेश्चन इज अबाउट द आर्ट देन कैन वी मेंशन अबाउट आर्किटेक्चर एज वेल, बिकॉज आर्ट एंड नहीं आर्किटेक्चर आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसको एड्रेस नहीं नहीं, करते कर हैं। सकते हो, लिख सकते हो। आर्ट आर्किटेक्चर दोनों मतलब जा सकता है, आर्किटेक्चर भी आर्ट एक आप फॉर्म ही है ना, उसका आर्ट का ही फॉर्म है आर्किटेक्चर, लिख सकते हो आप। सवाल में था क्या ये? रिफ्लेक्ट पाला आर्ट रिफ्लेक्ट्स रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ इट्स टाइम। आर्ट आर्किटेक्चर, जब सवाल आप अलग आएगा तब आप कह रहे हो या फिर इसमें कह रहे हो? सर आई थिंक वो पूछिए अगर बस आर्ट के लिए क्वेश्चन है ना, या कोई हम्म। क्वेश्चन जो आर्ट पे एम्फेसिस करे, तो उसमें आर्किटेक्चर को हम इनकलकेट कर सकते हैं कि नहीं आंसर्स में। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें, आप कर सकते हो। आप जैसे भाई ने अभी बताया था रिलीजियस वाले में, रिलीजियस में उन्होंने सोहेल आप रिलीजियस, साहिल आप रिलीजियस में बताए थे ना वो आर्किटेक्चर वाला। हाँ सर, रिलीजियस में। हाँ तो वही बोल रहे हो, वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, सेम आर्किटेक्चर का बता सकते हो कि रिलीजियस सर मतलब वो आर्किटेक्चर एक टाइप का आर्ट फॉर्म ही होता है ना। आर्ट फॉर्म चार एग्जैक्टली। पांच तरीके का हो जाता है, पेंटिंग, डांसिंग, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर। सब तो एक राइट राइट आर्ट के ही अंदर आ जाता है। राइट राइट। और वो आप ना वहाँ पे उसको अपने अपने एंड से कर सकते हो, रिलीजियस वे में आर्किटेक्चर को डाल सकते हो कि रिलीजियस उसका आर्किटेक्चर बुद्धिज्म हिंदुइज्म को दोनों को मिला के करता था, तो वो चीज़ वो आप डाल सकते हो। हाँ जी, और इसमें कोई बताइए और कोई आइडियाज? अच्छा अब मुझे बताओ, अगर ये 38 मार्कर में ये सवाल आ गया, बस ये जो 8 मार्कर का है 38 मार्कर में, अब मुझे बताओ आप क्या क्या लिखोगे इसमें? थोड़ा सा मुश्किल हो गया अब ये 38 मार्कर का आधा सवाल। पेज का इंट्रो देके फिर उसके बाद वेरी गुड, फीचर्स इलेबोरेट कर देंगे, लगभग वेरी गुड, 2 पेज वेरी गुड, के आसपास। वेरी गुड। जैसे और देखो मैं बताता हूँ, 6 पेज मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक क्वेश्चन रहेगा। कोशिश करो इंट्रो पूरा यहाँ तक कंप्लीट करो, इंट्रो लिख दो, और जो आप पाला आर्ट का वो टाइमलाइन लिखोगे वो आप पूरा कोशिश करो यहाँ तक लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पर आओ, आप लिखो फीचर्स ऑफ वो पाला आर्ट लिखो पूरा, ये पन्ना पूरा फीचर्स ऑफ पाला आर्ट में दे दो। फिर यहाँ से आप एड्रेस करो क्वेश्चन का डिमांड। अब जैसे रिलीजियस वाला है तो रिलीजियस में कोशिश करो, कहाँ गया क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट द रिलीजियस। अब यहाँ पे कोशिश करो 10 पॉइंट जनरेट करो, ठीक है। मैं मान रहा हूँ रिडंडेंट पॉइंट होगा, बट आपको दिखाना है 10 पॉइंट आपको यहाँ पे जनरेट करवाना है। सेम यहाँ पे मान लो यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका, यहाँ पे कोशिश करो कल्चरल वाला पूरा दिखाओ,
फिर उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस दिखाओ, फिर वो डिक्लाइन कैसे हुआ वो दिखाओ, और लास्ट में कंक्लूड करो। तो सेम चीज़ जो आपका 8 मार्कर है, 38 मार्कर, आपको कंटेंट वही पढ़ना है, वहाँ पे बस आपको सीमित रखना है। 8 मार्कर में एकदम जो डिमांड है उसको हिट करना है, बुलसा हिट करना है। 38 मार्कर आया, आपके पास लेवरेज है, आप दोनों कर सकते हो। आपको पहले बताना है, जिसके बारे में पूछा गया सवाल पाला आर्ट के बारे में, थोड़ा सा आपको बताना है पाला आर्ट का जो इंट्रिकेसीज है, पाला आर्ट का क्या फीचर्स है, कैसे पाला आर्ट इवॉल्व हुआ, पाला आर्ट में क्या है, ये सारी चीज़ आपको पहले मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप एड्रेस करो अब जो क्वेश्चन और डिमांड है। यहाँ पे बहुत लोग कह रहे थे कि सर 8 मार्क्स और 38 मार्क्स में दिक्कत होता है। अब समझ में आया कैसे आपको एड्रेस करना है? सेम सवाल था, सेम सवाल का मैंने आपको 8 वाला ही बताया, 38 वाला ही बताया। इट्स जस्ट आपको बाइफरकेट करना है चीज़ें। 8 मार्कर में सर जस्ट गेट। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। फिर इसमें तो हम सब कुछ लिख सकते हैं, लाइक मटेरियल कौन सा यूज हुआ था या फिर कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ये सब भी एक बिल्कुल, जगह लिख बिल्कुल। सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। 38 मतलब मार्कर पूरा में यू डिटेल में। राइट, राइट। आपका पूरा क्रिएटिव लिबर्टी है वहाँ पे। 38 मार्कर में आपको जो लिखना है, क्योंकि आपको पन्ना भरना है, आपको वो चीज़ एनरिच करना है। उसके बाद लेकिन आप हेडिंग में एकदम अच्छे से वो लिखना, पाला आर्ट रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल ट्रेंड्स, एंड दूसरा हेडिंग्स पाला आर्ट रिफ्लेक्ट द रिलीजियस ट्रेंड्स। वो मतलब उसको दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके इस कश्मकश में वो मिस हो जाए वो चीज़। तो आप कोशिश करना वो डब्बा अच्छे से दिखे उसको, ठीक है? सर तो 8 मार्कर में बेसिकली टू द पॉइंट लिखना है, जो पूछा टू है द पॉइंट एग्जैक्टली वही वही लिखना है। एग्जैक्टली वही, क्योंकि आपके पास रूम ही नहीं है ना, आप समझ रहे हो, आप बहुत कम स्पेस है आपके, आपको इतने कम स्पेस में अपना सारा पॉइंट्स, अपना जितना भी ये सब चीज़ दिखाना है, तो आपके पास उतना रूम नहीं है। जस्ट हिट द बुल साई और आगे बढ़िए, कंप्लीट करिए, अच्छा सा एग्जांपल्स दीजिए, अच्छा सा जो भी पॉइंट्स है उसको एड्रेस करिए, आपको नंबर मिलेगा 4.5 5 आपको मिलेगा। पन्ना पूरा भरिए, पॉइंट्स अच्छा जनरेट करिए, और हो सके पॉइंटर्स जनरेट करो आप। बहुत लोग होते हैं ना, अभी भी मैं देख रहा था कॉपी में, तो बहुत लोग ना मतलब पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहे हैं। देखिए वो ना वो चीज़ नहीं चलता है। आप 63rd 64th वो सब के जो थे उन लोग लिखते थे। अब नंबर मिलता है पॉइंटर फॉर्मेट में मिलता है, आप जितना बुलेट पॉइंट पॉइंट जनरेट। डाल के लिख सकते हैं बेसिकली, जितना पॉइंट जनरेट हो सके। राइट, राइट। और हाँ, एक और चीज़ है, ABCD वाला छोड़ दीजिए, कोशिश करिए 1 2 3 4 ये दिखता है उसको, ये देख के नंबर ABCDEFGH करेंगे आप ही बताओ। मैं एच रहेगा, एच कितने लोगों को याद होता है कि यार एच का न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, या एम तक पहुंच गया आपका पॉइंट, तो फिर उसको उसको मशक्कत नहीं करवाना है ना। 55 65 साल के होंगे वो, अब वो ऐसे अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होंगे या फिर जो भी होंगे, तो उनको और क्यों हम लोग तंग करें। सिंपल यहाँ पे दिखा दो 1 2 3 4 पॉइंट्स दिखाओ उसको और आगे बढ़ो। पॉइंट जनरेट करो, एक्सप्लिसिटली मेंशन करो, जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है एड्रेस करो और आगे बढ़ो। 8 नंबर का वही है। 38 में आपके पास क्रिएटिव लिबर्टी, आप इस्तेमाल करो, अपना जो भी आपके पास नॉलेज है आप उसको दर्शाओ, और जो एड्रेस क्वेश्चन का डिमांड है उसको एड्रेस करो, और फिर आप लिख सकते हो पूरा। बट हाँ, पन्ना पूरा भरना, पन्ना छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए पन्ना मत छोड़ना। फिर एक और आपको दिखाता हूँ कुछ और क्वेश्चन। हाँ, ये वाला सवाल ना 70 बीपीएससी मेंस में आया था। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? सब तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना? यस नो जी सर, 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 प्लीज कर दीजिए सर। सही दिख रहा है। सवाल है, नहीं दिख रहा है या सही दिख रहा है? सही दिख रहा है। सही दिख रहा है, सही दिख रहा है सर। डिस्कस द हाँ, डिस्कस द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर along the Indian coast with examples। चलो अब मुझे बताओ क्या क्या सोच रहे हो, दिमाग में क्या क्या आ रहा है? सर इंट्रो लिखेंगे, फिर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और what इकोनॉमिक mangrove एस्पेक्ट कवर करेंगे। अच्छा, सर इंट्रो किसी को एकदम इसमें सर इम्प्रॉम्प्टू। इंट्रो शॉर्ट लिख सकते हैं कि कितना परसेंट मैनग्रोव इंडिया में है और कौन कौन से एरिया में है। देखो सवाल, डिस्कस एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सर मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर करंट along the अफेयर्स Indian पे coast। बेस्ड लिख सकते हैं मिस्ट्री स्कीम पे। तो वो लिख सकते हो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिसेंटली, हाँ ठीक है, इसको करंट अफेयर्स वाला जाएगा। रिसेंटली मिस्टी स्कीम हैज बीन लॉन्च टू प्रिजर्व मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर। ठीक है, एक इंट्रो आपका करंट अफेयर्स बेस्ड जाएगा। दूसरा कोई और बताइए, और क्या? इंडियन स्टेट मैंग्रोव ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का डेटा लिख सकते हैं सर, मैंग्रोव आईएफएसआर का। रिपोर्ट का डेटा, वेरी गुड। एक इंट्रो ये चल जाएगा, रुकिए बहुत अच्छा पॉइंट्स आप लोग बता रहे हो, उसको मैं ये कर देता हूँ। इसमें 2 इंट्रो जाएगा। एक सर आपने बताया, रीजन्स लिख देंगे, बे ऑफ बंगाल और गुजरात साइड में। एक सर आपने रीजन आईएफएसआर दिखा रिपोर्ट, सकते हैं कहाँ कहाँ पे रीजन। मिलता है मैप भी बना मैंग्रोव्स। सकते हैं। तो ये तो आपका हाँ माइक्रो मैप में। डायग्राम आएगा ना, आप इंट्रो के बाद आप दोगे ना ये। सिंपल, आप इंट्रोडक्शन में वो मत देना, मैप वगैरह मत बनाना। अरे आप लोग ये भी करते हो, इंट्रोडक्शन में मैप वगैरह मत बनाना, वो माइक्रो डायग्राम बनता है। पहले इंट्रोडक्शन लिखना, उसके बाद यहाँ पे मैप में वो दर्शाना, ये जगह ये जगह ये जगह, तब वो दिखाना। इंट्रोडक्शन में एकदम मैप मत स्टार्ट कर देना।
ठीक है, मिस्टी है, IFSR है। एक और हो सकता है, मैंग्रोव के बारे में आप डिफाइन करके स्टार्ट कर दो। यस मैंग्रोव क्या होता है? हेलोफाइटिक वाला, हाँ हेलोफाइटिक वाला वो होता है, वो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। रिपोर्ट का जो डेटा होगा उसको इंट्रो में डालना चाहिए बॉडी में? इंट्रो में डाल सकते हो, क्योंकि आपका बॉडी में आपका इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल बेनिफिट्स है ना, उससे आपका कवर हो जाएगा। डेटा आप एंट्री IFSR स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और कुछ इनोवेटिव चीज़ें बता सकता है इसमें इंट्रोडक्शन में? एंड इंट्रोडक्शन कोशिश करना यहाँ तक खत्म हो जाए, 2.5 लाइन में खत्म हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ साइड में, फैक्ट से शुरू कर सकते हैं क्या कि इंडिया में सबसे बड़ा मैनग्रोव डेल्टा है अपने पास, सुंदरबंस, ऐसे? अ, 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 सवाल का देखो डिमांड ये है। अब उससे मुझे बताओ, अगर वो आप बता रहे हो, डिस्कस द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर अलोंग द इंडियन कोस्ट विद एग्जांपल्स। अब सर मुझे कुछ बताओ अब, इन्वायरमेंट पे कोट लिख के शुरू कर सकते हैं। हाँ ये बढ़िया है, लेकिन वो मैंग्रोव को हिट करना चाहिए, ऐसा कुछ हो कि मैंग्रोव को हिट हो जाए वो। वो करिएगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए 10 में से एक लोग ही वो कर पाएगा, क्योंकि अचानक से दिमाग वहां पे चलाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने वहां पे चला लिया, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, आधा नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कुछ ओके नहीं, आप क्या करो, रिवर माउंटेन ऐसा ना सारा चीज का एक एक कोट अपना बना लो, और उसी की जगह आप चेंज करके मैंग्रोव डाल देना। समझ रहे हो? आप लोग मान लो कुछ अच्छा बना दिए कि रिवर्स आर द लंग्स ऑफ द थिंग्स, या फिर वो कौन सा रेन किसको बोलते हैं, सर मैंग्रोव। किसी ने लिखा है Kidney of Earth, कमेंट sir. सेक्शन में, वो हम्म, क्वेश्चन भी मैनग्रोव्स था आर द सर किडनी ऑफ यूपीपीसी। अर्थ। हाँ बस मैंग्रोव से तो किडनी, बस यूपीएससी वो, लिखा था। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया, बस वो स्टार्ट कर सकते हो। वो आराम से स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत 10 में से एक या दो ही लोग लिखने वाला है, और जो लिखेगा सामने उसको दिख जाएगा यार ये तो बहुत ही प्यारा कॉपी है, उसको वो थोड़ा सा आधा नंबर एक्स्ट्रा देगा। बाकी लोग सब लिखे पढ़ेंगे ये वो, बट वो अगर लिख देगा कोड के साथ स्टार्ट करेगा तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप वो भी चीज़ कर सकते हो, है ना? जैसे यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे कोड से स्टार्ट कर सकते हो। नाइस। अब ये चीज़ खत्म हो गया इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे कोशिश करना साइड में आप मानचित्र बनाना, एकदम एस्थेटिक वे में फिगर लिखना, फिगर 1 मैंग्रोव कवर इन इंडिया, ये चीज़ लिख देना। ठीक है, जो लोकेशन आप बताओगे ये मेंशन कर देना। आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन आपका हो गया, एक आपने माइक्रो डायग्राम डाल दिया, इंडिया का मैप दिखा दिया, आपका आधा काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन का डिमांड मुझे बताओ, क्या समझ में आ रहा है इससे? बताओ पहला हेडिंग क्या तोड़ोगे बॉडी में? सर इसका इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के अंदर में कई सारे सब हेडिंग्स डाल वेरी सकते हैं, जैसे कोस्टल प्रोटेक्शन हो गया या गुड। अच्छा बायोडाइवर्सिटी एक सेकंड, सपोर्ट है। एक सेकंड, एक सेकंड। तो पहला हम लोग करेंगे डिस्कस एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ, तो पहला हेडिंग मैं लिखूंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। ठीक है, राइट, यस यस सर। वेरी गुड। हाँ अब बताइए मुझे यहाँ पे पॉइंट्स आपको क्या क्या? Sir, उसके natural बाद सर bodyguard. इसमें डाल सकते हैं कोस्टल प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन में यूज होता है, मैंग्रोव वेरी एक्ट गुड, करता है बैरियर की तरह साइक्लोन स्टॉर्म सर्जेस के अगेंस्ट। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे ना एग्जाम्पल भी देखिए, और सर सवाल में देखिए इंडियन कोस्ट विद एग्जाम्पल्स दिया यस हुआ। अब मुझे एग्जाम्पल भी चाहिए इसमें। यस एग्जाम्पल में सर सुंदरबन सर हो गया जो प्रोटेक्ट कर रहा है अम्फान, कोस्टल विलेजेस अलोंग द वेस्ट बंगाल। कार्बन सीक्वेंसिंग भी हो जाए। क्या क्या क्या? अम, सर मीथेन मीथेन सीक्वेंसिंग भी करता है। हाँ कार्बन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी, सिक्वेस्ट्रेशन। हाँ कार्बन हम्म। सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, कौन सा उसके बाद सर करता है? लोकेशन कौन सा दोगे, भितरकनिका दोगे या फिर क्या दोगे, किसका क्या चल रहा है वैसे? ये गल्फ ऑफ खंबात एनवायरमेंटल भी दे बेनिफिट। सकते हैं सर, हाँ गल्फ ऑफ हाँ मोस्ट कैम्बे गल्फ भी ऑफ, दे इम्पोर्टेंट सकते गल्फ। हाँ गल्फ ऑफ खंबात दे सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, एनवायरमेंटल चल रहा है ना अभी तक। और हैं। यस बताओ? सर। और सर सर और सर तमिलनाडु का बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट डाल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट आ सकते हो, वेरी गुड। हैबिटेट फॉर फिश क्रस्टेशियंस वगैरह। रॉयल बंगाल वेरी टाइगर भी गुड, मेंशन कर सकते हैं सर। रॉयल बंगाल टाइगर, वेरी गुड। और सर वो भीतरकनिका के निकट जो ये ऑलिव रिडले टर्टल्स का पॉलिवेटेड होता हाँ है सर। टर्टल्स, अरीबाडा। हाँ हाँ सर ठीक है, सही। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हाँ तो उसका, हाँ तो उसका बताइए मुझे, वो टर्म क्या डालिएगा? यहाँ किसका पे तो सर? आपने रॉयल बंगाल टाइगर डाल दिया, वो ऑलिव रिडली टर्टल का एंडेंजर्ड स्पीशीज, ऑलिव रिडली नहीं, सर एंडेंजर्ड नहीं है। इट है इकोलॉजिकल बैलेंस। सर जो उसका वो प्रोसेस होता है एग लेइंग का उसको अरीबाडा कहते हैं, तो कह सकते हैं अरे कि बाटा। सपोज द प्रोसेस अरीबाडा वो उसके एग फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट करता है उस सीजन में। हाँ ठीक है, भितरकनिका में ना, ऑलिव रिडली, भितरकनिका नहीं, यस ऑलिव भितरकनिका तो वो यस सर। क्रोकोडाइल के लिए होगा। आपका ऋषि कुलिया। वितरकनिक ऋषिकुल्या यस सर। ऋषिकुल, हाँ रुसेल कुलिया और गैर माथा। गैर माता, हाँ गहिर ठीक है, माथा बीच। गहिर माता बीच, वहीं पे तो ऑलिव रिडली टर्टल।
राइट राइट, वेरी गुड। इन्वायरमेंटल बेनिफिट से देखिए आपने 5 पॉइंट्स आपने जनरेट कर लिया। एक ये भी डाल सकते हैं सर सर कि ये हाई क्लाइमेट इकोलॉजिकल रेगुलेशन में भी जो प्रोडक्टिविटी। है माइक्रो क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन में हाँ, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रेगुलेट करने में वेरी बहुत गुड, मदद करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्लाइमेट एक रेगुलेशन में इको मदद टोन करता वाला भी पॉइंट दिया गया है, वो भी बहुत है। अच्छा है। इकोटोन वाला मेथड पार्ट, तो वेरी गुड। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है सर। बायोडाइवर्सिटी बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेरी गुड, ये भी दे सकते हो। सुंदरबन। सुंदरबन, वेरी गुड। और सर चलिए, वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में भी काम वाटर करता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते हैं, वेरी गुड। वाटर फिर क्वालिटी इंप्रूव, पॉल्यूटेंट और ये सेडिमेंट वगैरह ट्रैप करता है इसका जो है। हाँ, क्या तो बोलते हैं इसको? वेरी गुड। देखिए 7 से 8 पॉइंट हो गया ना, आप आराम से उसमें लिख सकते हो। देखो इसमें ना पॉइंट्स अधिक दिखाने के लिए आप क्या करना, यहाँ पे लिख देना एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। आप कोशिश करना 1 2 3 4 5 ऐसे तोड़ के 7 पॉइंट्स एक ही, देखो मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पे दिया, यहाँ पे आपका मैप आ गया, और यही पेज में, उसी पेज में आप यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अगर आप लाइन बाय लिखने जाओगे तो हो भी सकता है, लेकिन कोशिश करो इसमें आपका ज्यादा पॉइंट टूट जाएगा अगर आप ऐसे दिखा दोगे ना। और यहाँ पे मेंशन करना 1 2, ये वाला चीज एकदम मेंशन करना, 3 4 5, उसको दिखना चाहिए कि इतना पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ। छोड़ मत देना, यहाँ पे डॉट एस्ट्रिक्स स्टार ये सब मत लगाना। बहुत लोग होते स्टार लगा देते, ए लिख देते, बी लिख देते, ये ठीक है, बट मेरा मानना है 1 2 3 4 लिखो, सामने उसको दिखा दो कि यार इतना मैंने पॉइंट्स लिखा है। ही वुड अप्रिशिएट योर पॉइंट्स, क्योंकि आप भी देखते होगे ना, आप जब 10वीं में होंगे, आपके जो टीचर होते हैं पुराने लोग, तो वो लोग क्या बोलते हैं, पन्ना पूरा भरो, पन्ना एंड तक भरो, तो वो लोग अप्रिशिएट करते थे ना। तो सेम जो उनका भी है, सर एक 1980s बायो 90s के। मैग्निफिकेशन भी हो सकता है। हाँ, इसमें तो आप कुछ भी डाल सकते हो, बायो मैग्निफिकेशन भी डाल सकते हो, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे कितना सारा पॉइंट जनरेट हो गया, 7 से लेके 8 पॉइंट आप जनरेट कर लियो। अब मुझे बताओ, पहला हेडिंग आपने दे दिया इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स का, अब सेकंड हेडिंग बताओ, बॉडी में आप क्या दोगे। इकोनॉमिक बेनिफिट्स। वेरी गुड। अब आपका टाइम है इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट का। चलिए बताइए इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स सोच टूरिज्म रहे इकोनॉमी इसमें सर डेवलपमेंट है वहाँ। फिशरीज और लाइवलीहुड डाल सकते हैं। हो। हाँ, कॉमर्शियली नॉन-टिम्बर इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट फिश प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स। के लिए, श्रिम्प्स के लिए। नॉन टिम्बर, लाइवलीहुड प्रोवाइड होगा वहाँ के लोकल्स के लिए, फिर लाइवलीहुड भी टिम्बर, होगा। टिम्बर ठीक भी है, मिलेगा। और हाँ, ये नॉन टिम्बर टिम्बर फॉरेस्ट। और ये सर टूरिज्म और टेरिटरी ऑफ रिक्रिएशन के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी हो गया, इसको बूस्ट मिलेगा। और टूरिज्म एंड रिक्रिएशन वगैरह हाँ, लोग। टूरिज्म हो गया, रिक्रिएशन हो गया, हेल्थ मेडिसिन। फिर हेल्थ सर मेडिसिन, वेरी एक गुड। ये डिजास्टर कॉस्ट रिडक्शन यहाँ ये पे सब आ सकता है। फ्लड्स अभी कल कल के एडिटोरियल में भी था ये, साइक्लोन। हम्म, डिजास्टर। डिजास्टर फिर कॉस्ट रिडक्शन। डिजास्टर का तो लिख दिया ना, एनवायरनमेंट में डिजास्टर रिड्यूस करते हैं। ये इकोनॉमिक में क्या, इकोनॉमिक में क्या कह रहे हो आप, इकोनॉमिक में कैसे इसका बेनिफिट्स बता रहे हो डिजास्टर। सर उससे कह रहे हैं इकोनॉमिक। सर कि डिजास्टर कॉस्ट रिडक्शन कह रहे हैं कि कल के भी एडिटोरियल में एक ये पर्सपेक्टिव था कि जितना सारा हम पैसा बाद में डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, यदि पहले ही हम इसको क्लाइमेट अच्छा, रेजिलिएंट और मिटिगेट करना। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेजिलिएंट बना दें तो वो जो है हम्म, बहुत सारा पैसा, हमारा मैनीफोल्ड पैसा बचाता है। तो राइट दैट कैन राइट, ऑल्सो बी टर्म्ड एज द प्रॉफिट ऑफ राइट राइट गवर्नमेंट। राइट, मिटिगेशन, राइट 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 राइट, ये भी अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया डिजास्टर मिटिगेशन में। मैंग्रोव मतलब लोग क्या होता है, पोस्टमार्टम एनालिसिस करता है, बट आप अगर पहले से ही वो चीज कर देते हो, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला सिस्टम है ना, यही है। लोग डॉक्टर के पास कब जाता है, जब वो बीमार हो जाता है, यस। बट आप पहले से ही अगर वो प्रिकॉशन लेके चलोगे तो फिर आपका पैसा बच जाएगा। तो यही पॉइंट है, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर सर ये भी डाल सकते हैं एक्वाकल्चर को सपोर्ट करता है, जैसे प्रॉन्स और ये श्रिम्प्स वगैरह के लिए हाँ, नर्सरी तो ये के ब्लू इकोनॉमी में, हाँ रूप में ठीक काम है, करता डाल सकते हो एक्वाकल्चर को। सर कार्बन टू हाइड्रोजन। गारमेंट सिक्वेस्ट्रेशन तो फिर इकोनॉमिक वो मिथेन, environment- सर मिथेन है वहाँ से इन्वायरमेंटल में। होता है ना, तो उसको एज अ फ्यूल शायद यूज कर। कार्बन क्रेडिटिंग की तरह। कार्बन क्रेडिटिंग की तरफ, हाँ ये भी हो सकता है, कार्बन क्रेडिटिंग। ठीक है, ठीक है, 7 से 8 पॉइंट ये भी हो गए। हैलोफाइट्स मिथेन भी रिलीज करते हैं ना, तो मिथेन को कलेक्ट करके एज अ फ्यूल शायद यूज हाँ कर। हाँ हाँ, उसको डायग्राम से दिखाना, ठीक है। हेलोफाइट्स हो गया, ये अगर हो सके ना तो सर उसको फ्लो चार्ट में दिखा देना, हाँ। सर सर हाँ एक जी, बताइए। पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हम्म, हाइड्रोपोनिक्स में वाटर जो है न्यूट्रिएंट रिच वाटर यूज़ किया जाता है, एंड क्योंकि हम्म, इसके मैंग्रोव कैरन में न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है, तो इट कैन बी हम्म, अ सोर्स ऑफ जो प्लेस जहाँ पे कि ये भी हाइड्रोपोनिक्स को भी बहुत ज़्यादा हाइड्रोपोनिक्स मतलब हम्म, बढ़ावा मिल सकता है। मिल सकता है, वेरी गुड। ये तो कराता ही होगा, कोई ना कोई कंट्री होगा जो ये सब चीज़ करता ही होगा, आप बस केस स्टडी ना उसको लिख लेना, वो बहुत अच्छा चीज़ है।
कोई ना कोई कंट्री हो गई वो यस इस चीज़ को अभी कर ही दिया होगा, वो केस स्टडी कहीं ना कहीं आप यूज़ कर लेना, वो अच्छा चीज़ मल्टी रहेगा। कंट्री होगा सर। हाँ हाँ, बाल्टिक कंट्रीज को किसी ने किया ही होगा वो चीज़, तो आप वो लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। वेरी गुड। देखिए कितना आसान से आप लोग वो तोड़ ले रहे हो, बस आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप प्रीलिम्स इतना अच्छा पढ़े हो, इतना नॉलेज लेके रखे हो, बस स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान आप लोग दे दोगे ना, फिर देखना आपका आंसर बहुत एस्थेटिकली सुपीरियर भी लगेगा और एकदम सारा पॉइंट्स आपको और अच्छे से आप लिख भी सकोगे। तो मैं इसीलिए ये चीज़ लाया था कि आप लोग स्ट्रक्चरिंग पे बस ध्यान दे दीजिए। एकदम स्ट्रक्चर में इसको तोड़िए और फिर देखिए कैसे पॉइंट जनरेट हो रहे हैं। वेरी गुड। अब मुझे बताइए ये खत्म हो गया, इसके बाद आप क्या दोगे? मान लो मेरा पन्ना, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन मैंग्रोव्स। गवर्नमेंट स्कीम्स देंगे कुछ तो। नहीं तो एग्जाम्पल आपका इसके साथ चलेगा, ये जो चल रहा है ना, आपका एग्जाम्पल यहीं पे चल रहा है। आप यस। यहीं पे किसी में भितरकनिका सुंदरबन दे सकते हो, गल्फ ऑफ खम्बाट को दे सकते हो, इसी चीज में आप एग्जाम्पल देते रहो, अलग से यस। एक्सप्लिसिटली मत देना आप। ये एक सवाल देखिए, सवाल जो था इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स विद एग्जाम्पल, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट विद एग्जाम्पल्स, ऐसे साथ में पढ़िए इसको। तो आपने इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट का दिया तो साथ में एग्जाम्पल दिया, सेम आपने यहाँ पे भी देना। क्या चीज क्या गवर्नमेंट चीज? इनिशिएटिव सर कुछ डाल देंगे। हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ डाल पे देंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव मिस्टी हो गया नेशनल, देखो मैंने, मिस्टी नेशनल कोस्टल स्कीम मिशन डाल वगैरह। सकते हाँ देखो जिसमें थोड़ा सा डायग्राम बस बनाया, लाइवलीहुड सपोर्ट कोस्टल एरिया है, फिशेस होगा, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी आएगा। अब देखो थोड़ा सा वही चीज है, आप जो लिखे हो बस वही है, इसको थोड़ा सा बस पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। पन्ना थोड़ा सा खाया है इतना, बट ठीक है, अगर थोड़ा सा आपको अगर बेहतर बनाना है कॉपी, थोड़ा सा ये सब चीज आप यूज कर सकते हो। सुंदरबन सपोर्ट 10 लाख, ये सपोर्ट्स टू मरीन इकोनॉमी, इको टूरिज्म प्लस ब्लू इकोनॉमी, एग्जाम्पल भितरकनिका, जनरेटिंग इनकम फ्रॉम टूरिज्म। अब यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव में अब कुछ लिख देना, मिस्टी स्कीम हो गया, नेशनल कोस्टल, मेरे को और कुछ याद नहीं आ रहा था, तो बस मैंने यही चीज लिख दिया। इसके अलावा कोई और स्कीम याद आ रहा है आप लोग गवर्नमेंट सर इनिशिएटिव? मेरे सर को बस दो। सर एक ये नेशनल यूएन का मैंग्रोव कमेटी सीबीडी भी बनाया था। सर किया है 2030 तक 30% रिस्टोरेशन का क्या मैंग्रोव। चीज क्या चीज? अच्छा वो चीज है, ठीक सीबीडी है। ने सीबीडी ने। सीबीटी, अच्छा ठीक है। सर ग्रीन इंडिया मिशन भी आ सकता है। और रामसर कन्वेंशन भी सर मेंशन कर सकते हैं। हाँ हाँ, रामसर कन्वेंशन बिठा सकते हैं, ठीक है। 4-5 पॉइंट यहाँ पे आ गए। अब बताओ कितना ज्यादा, अब मुझे बताओ आप जो आंसर लिखे हो यहाँ पे, अगर आप ये रिप्रोड्यूस कर दोगे अपने एग्जाम में, यहाँ पे समझो आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया, मानचित्र बना दिया यहाँ पे, ठीक है, अभी आपने बहुत पॉइंट जनरेट कर लिया। एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता है, 3 से 4 पॉइंट भी यहाँ पे जनरेट कर लिया, इकोनॉमिक पे 3 से 4 पॉइंट जनरेट कर लिया, और आपने स्कीम्स लिख दिया 3-4 तो। अब मैं ये बता दूं, आप खुद से कॉपी इवैल्यूएट अपना खुद से कर सकते हो, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे आपने स्कीम्स दे दिया 3-4 तो। अब मुझे बताओ वो मजबूर हो जाएगा, आपको नंबर देगा ही, 4.5-5 नंबर तक दे सकता है आपको। जस्ट उसको देखना चाहिए आपने सारा चीज लिखा है, बस यही चीज करना है। आंसर राइटिंग आप ऐसे ही इम्प्रूव करोगे, वही चीज को आप तोड़ते चलो, एकदम क्वांटम लेवल पे लाओ, जो ये चीज दिया गया उसको एक्सप्लेन करो बस। और पॉइंट्स देखो कैसे आप लोग जनरेट कर ले रहे हो। वेरी गुड। ये समझ में आ गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इस आंसर को फिनिश करने टाइम क्या लिखना चाहिए? कंक्लूजन में इसको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक रखिए, ऐसा SDG 6 वगैरह यूज कर सकते हो, हम्म, SDG के साथ जोड़ सकते हो, या फिर यस विकसित सर भारत मिस का। हो गया। हाँ, आप ऐसे भी देख सकते हो कि मैंग्रोव मैंग्रोव प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव कैन रियलाइज कैन कैन मेक इंडिया रियलाइज इट्स विकसित भारत स्कीम, और अमृतकाल 2047 कैन बी रीच ओनली थ्रू सपोर्टिंग मैंग्रोव एरियाज। ऐसा करके कुछ आप लिखो, फ्यूचरिस्टिक भी लगे, और सरकार का जो वो कैच फ्रेज है ना, जैसे अमृतकाल हो गया, विकसित भारत 2047 हो गया, वो सबको आप मेंशन करो, कैची वर्ड्स यूज करके कंक्लूजन कंक्लूड करो। SDG 6 का यूज कर सकते हो, इन्वायरमेंटल यस। हो गया, ये सब में चीज में आप SDG का यूज करो, SDG हो गया, और कैची फ्रेज यूज करो। सरकार का जो भी टैगलाइन है, सबका साथ सबका विकास कैन ओनली बी रीच्ड थ्रू revitalizing our mangrove cover and supporting our रूरल इकोनॉमी या मरीन इकोनॉमी, बस ऐसे करके लिख दो, फिर आप डेवलपमेंट देखो। तो सब में एक जनरल डाल सकते हैं। क्या चीज़ क्या चीज़? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सब में एक जनरल डाल हाँ सकते हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, SDG आप डाल सकते हो। या और फिर बताइए सर आप। एक एक हाँ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी रिपोर्ट में जो भी टैगलाइन वगैरह डालती है, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर UNEP जो अपने ब्लू कार्बन रिपोर्ट में बोली थी कि जो प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव्स इज प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो परफेक्ट परफेक्ट। सम
परफेक्ट परफेक्ट यूज कर सकते हो आप उसको आराम से यूज उसको कर तो और सकते इंट्रो में भी इसमें जो लास्ट हाँ हाँ अपना ISFR का रिपोर्ट है 2023 का कि ये 6 पॉइंट some % जो इंक्रीज हुआ है तो उसको उसमें इनकलकेट करके दोनों कंबाइन करके लिख सकते हैं आई गेस। परफेक्ट 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 बहुत अच्छा है। और कोई बताइए इसमें आप किसी को कोई डाउट है? ऐसा बहुत जरूरी था ये सेक्शन। सर हाँ मेरे अरे को वही हाँ जी अरे देखिए मैं वही देखा था आप लोग के पास वही मैं देखा नॉलेज आप लोग के पास बहुत ज्यादा है आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हो लेकिन वही ना स्ट्रक्चरिंग आप लोग नहीं कर पा रहे थे। किसी किसी ने लिखा है बहुत अच्छा स्ट्रक्चरिंग किया है बट हाँ कोई कोई थे जो स्ट्रक्चरिंग में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो स्ट्रक्चरिंग वही धीरे धीरे आपको आएगा। आप धीरे धीरे वो चीज़ तोड़ो। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ के उसको एनालाइज करो इंटरप्रेट करो कि हाँ ये क्या कह रहा है फिर उसी हिसाब से आप आंसर लिखो। आप अपने से मत मौर्य आपको आता है आप बहुत लोग लिख दिए मौर्य आता है वो नोट्स पढ़े और पूरा मौर्य सॉरी पटना कलाम जो भी सवाल आया था वो पूरा नोट्स का ही उतार दिए। तो मैं बोल रहा हूँ यार सवाल वो था ही नहीं। तो उन लोग ने पूरा उतार दिया वो चीज़। तो हाँ सवाल का डिमांड जो है उसको एड्रेस करिए बस। बाकी जो नॉलेज है वो 38 नंबर में आप आराम से पोर्ट्रे करिए वो उसमें आपको अप्रिशिएट करेंगे वो लोग बट 8 मार्कर में जस्ट कट द ग्रास एंड कम टू द पॉइंट सिंपल वो चीज़ होना चाहिए आपका। चलिए वेरी गुड अब आप लोग सही कर रहे हो। चलिए एक सवाल है ये यूपीएससी 2025 का है इस बार जो सवाल आया था। तो इसका सवाल है ध्यान से पढ़िए थोड़ा लेवल अपग्रेड हो गया ठीक है लेवल 3 में पहले लेवल 1 एकदम पोकी सा था लेवल 2 थोड़ा सा और मुश्किल हुआ लेवल 3 थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है बट आप लोग ध्यान से पढ़ो। चलो मेरे साथ पढ़ो विद द वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन post Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism. Elucidate. वैश्वीकरण के इसके क्षण इंट्रो में मल्टीपोलर वर्ल्ड एक सेकंड एक एक्सप्लेन सेकंड एक कर। सेकंड एक सेकंड मैं बता दूं। वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद के स्थल बनती जा रही है स्पष्ट कीजिए। विद द वेनिंग ऑफ एक एक चीज पढ़ो विद द वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे मुझे बताइए हिंदी वाले पढ़ लो वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ इसका मतलब मुझे बताओ क्या है मतलब क्या है विद द वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्रोटेक्शनिज्म का कल्चर बढ़ रहा है यस हर सर हर जगह यूनिपोलर पे। यहाँ पर। हाँ यूनिपोलर की तरफ जा रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग अब ग्लोबलाइजेशन वाला इम्पैक्ट है वो खत्म होते जा रहा है मतलब देख इसमें कहा गया क्वेश्चन में ठीक है। वेनिंग का मतलब होता है वीकर होना या फिर उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाना। छिन्न मतलब वही होता है ना हिंदी में कोई है तो बताइए छिन्न का मतलब वही होता है ना कम हो जाना किसी चीज का उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाना। जैसे जी जैसे यूएसए यस टैरिफ लगा रहा सर हाँ इम्पैक्ट वही बोलते हैं छीन मतलब छिन्न हाँ वही ठीक है। इंडिया अब भी यहाँ तो से आप पे निर्भर कर रहा है। हाँ भाई आप लोग एकदम समझ गए हो सेम वही चीज लिखा है लेकिन इसका लैंग्वेज देख रहे हो कैसे उसने घुमा के लिखा है। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे क्या लिखा क्या है ये सवाल ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो बहुत लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिख देंगे। सवाल का देखिए ऐसे डिमांड पकड़ना है। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म। शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद की स्थल बनती जा रही है। अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या है। सर कहना चाह रहा है कि अभी आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर लोग अभी जो ग्लोबल प्रेशर है उसको अवॉइड करके अपने नेशनल सोवरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और आत्मनिर्भर ये अपना बोलो। जो भी है इन पे आत्मनिर्भर फोकस कर रहे परफेक्ट परफेक्ट। अब आपको याद आ रहा है मागा का याद आ रहा है। हैं। यस सर। अब आपको मेक इन इंडिया याद आ रहा है। यस बस यही जो करंट अफेयर्स था इसी को कैसे वो उसने घुमा फिरा के उसने वो चीज लिखा। अब इसे कहने का स्टाइल बहुत कैजुअल था लेकिन वो चाहता था एकदम सिंपल ही लिखा कि मागा के बारे में बताओ या मेक इन इंडिया के बारे में बताओ। बट इसने पूरा घुमा के इसने पूरा बताया है। तो अब समझे कैसे ईयू का सवाल का। कार्बन टैक्स भी आ जाएगा ताकि हाँ वही अब तो आप समझ अब तो सारा बैम पॉइंट इसमें आ सकता है। राइट अब तो आप सारा पॉइंट इसमें लिख सकते हो। बस वही है मैं यही बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन बस समझना है डिमांड समझना है। अब इसमें आपको तोड़ना है। अब मुझे बताओ कैसे पहला शुरू करेंगे। हाँ वही पहला शुरू कैसे करते देखिए इंट्रो तो कुछ ना कुछ इंट्रो क्या दोगे इसमें तो। पोस्ट कोल्ड वॉर का वर्ल्ड कैसा था मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हुआ और फिर कैसे सॉवरेन क्या सर इंटरेस्ट एलपीजी के बारे में कुछ पे बताइए। कंट्रीज नेशनलिज्म ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इंस्टेड इम्पोर्टेंट नहीं बनना ग्लोबल चाहिए। की जगह। मजा नहीं आया कुछ और बेहतर। सर रिसेंट टैरिफ वॉर के बारे में डालते हैं टैरिफ सर। और बिल्कुल सही है देखिए रिसेंट सर करंट अफेयर्स बहुत कोविड सारी। के बाद यस से सर जो चेंजेस आए हैं वो। हाँ देखिए ये वाला इन्होंने बताया बहुत सही बताया टैरिफ और क्योंकि आप देखो एक्सप्लिसिटली सवाल इसीलिए पूछा गया है ना। टैरिफ और प्रोटेक्शनिज्म जो इसने स्टार्ट किया है। आप सिंपल रिसेंटली दिखा दिए वर्ड लिख दिए रिसेंटली टैरिफ और जो यूएसए का हुआ है। आप एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दो 2.5 पेज में 2.5 लाइन में उसको कंप्लीट कर दो। उसको दिख जाएगा ना कि हाँ यार ये जानता है सवाल जो मैं इसे पूछा था ये एग्जैक्टली हिट कर दिया है। सामने वाले के नजर में आ गया कि हाँ ये जानता है।
जो मैंने पूछा ये बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करा, सिंपल कट टू द क्रॉस, सिंपल ये पॉइंट आ गया है मेरे इस पे। वेरी गुड, इंट्रोडक्शन बहुत सही है। अब मुझे बताइए, या फिर कोई और बताइए, और आपके जहन में कुछ आ रहा है तो पॉइंट्स बताइए इंट्रोडक्शन में कुछ और। जैसे ये तो परफेक्ट था जो इन्होंने बताया रिसेंटली वाला। इसके अलावा कोई बताइए, कोई कमेंट में कुछ आया हो तो वो मुझे बता देना प्लीज। सर ये लिख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का रोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का, पहले जो था वो इम्पोर्टेंस उसका कम होता जा रहा है, और जो रीजनल जो ग्रुप्स है वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव हो रहे हैं हाँ वो तो इस आप तरह देखो से, बॉडी में लिखोगे, हाँ वो मल्टीलेटरल बॉडी में से। बिल्कुल, वो आप बिल्कुल बॉडी में लिखोगे, इंट्रोडक्शन में आप नहीं लिख पाओगे वो चीज़ को। इंट्रोडक्शन में एकदम ये चीज़ें आपको हिट करना है, मतलब आपका क्रक्स समझ में आ गया ना। क्रक्स इसका वही था जो यूएसए ट्रेड वॉर प्रोटेक्शनिज्म था, वो था। तो आप सिंपल नेशनल डायरेक्ट, नेशनल ब्रेग्जिट को इंटरेस्ट तो इज बता मोर सकते हैं ना, देन द ग्लोबल। सोवरेन अपने बारे में डिटेल सोचे। हाँ वो कर सकते हो। अब थोड़ा सा आपको बस दिखाना है कि यार ये जो क्वेश्चन है किस बारे में है वो चीज़। अगर वो आप दिखाने में सक्षम हो जाते हो तो फिर वेल एंड गुड, ठीक है। अब मुझे बताइए, बॉडी में पहला हेडिंग क्या आपका बनेगा? ध्यान से सोचिएगा, पहला हेडिंग क्या बनाओगे? जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। डिक्लाइन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, डिक्लाइन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब मुझे बताइए ग्लोबलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हो रहा है? सर क्योंकि मल्टीपोलर राइवलरीज हो गया है, यूएस का हेजेमनी धीरे धीरे कम होते जा रहा है एक तरफ, रशिया भी अपना स्टैंड जो है बहुत ज़्यादा वैसे उसके सामने स्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो लोग धीरे धीरे अपना खुद का वो जो अभी किसी ने बताया था कि आत्मनिर्भरता के ऊपर देख रहे हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो उस कारण से वो कम होते जा रहा है। एंड ठीक क्योंकि है नो डाउट ग्लोबलाइजेशन जो है और बाकी चीज़ बढ़ा है, सर लेकिन सबका वल्नरेबिलिटीज जो है और भी बढ़ा दिया है। सर ठीक है, यूनिलैटरल एक्शन बाय रिस्पांसिबल कंट्रीज एंड वेनिंग मींस डिक्लाइनिंग रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। वेरी गुड। देखिए ये वाला चीज़ मैंने लिखा, डिक्लाइन ऑफ WTO भी मल्टीलैटरल तो कर इंस्टीट्यूशन। रहा हाँ बस यही जो आप जो WTO बता रहे हो ना, आप एग्जाम्पल बता रहे हो, इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये है डिक्लाइन ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। अब आप था। एग्जाम्पल में देना WTO दे देना, यूएन दे देना, जितना भी जो भी आपको आ रहा है, इवन आपका यूएनसीएचआर आ रहा है, कोई भी आप जितना भी आपका ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, सब तो डिक्लाइन ही हो रहा है ना, उसका स्टैंडर्ड डिक्लाइन हो रहा है। आप वो पॉइंट लिख देना, ठीक है। राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रेड वाली तो आप लिख ही चुके हो। बैकलैश अगेंस्ट लिबरल ग्लोबल ऑर्डर, आप एग्जांपल दे सकते हो। यू जो एग्जिट किया है, क्या नाम है, ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट से जो एग्जिट किया था वो, तो वो भी वही कह रहे हैं ना। अब जो हम्म। ग्लोबलाइजेशन हटा के वो अपना अपना चाह रहा है। पैंडेमिक एंड ग्लोबल क्राइसिस एक वो है, अब कोविड से आने के कारण अब जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जा रहा है। सर ये वार कोई से हम, भी तो हाँ वही वॉर, एक और वॉर आप दे दो, वेरी गुड, यहाँ पे आप वॉर दे सकते हो, वॉर हो सकता है। और बताइए, और इसमें पॉइंट कुछ आ रहा है कि क्यों ग्लोबल, अब क्या है, स्ट्रैटेजिक डीकपलिंग। स्ट्रैटेजिक डीकपलिंग, वेरी गुड वर्ड, स्ट्रैटेजिक डीकपलिंग, ये सब The emergence of various unilaterals and multilaterals वेरी गुड। grouping. एग्जाम्पल एग्जाम्पल सर हम आसियान दे सकते हैं सर या लिख फिर दो, ये हाँ। दे भी हो सकते हैं। सकता है, क्या सर चीज? ये भी हो सकता है इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव में डी हाँ, डॉलराइजेशन, जैसे डॉलराइजेशन, इंडिया अपना कर रहा है यूपीआई को, ये वेरी गुड, डी मतलब डॉलराइजेशन, डॉलर के इफेक्ट को कम करना। सर वेरी गुड, डी पावर डॉलराइजेशन, इम्बैलेंस बिटवीन पार्टीज। हाँ वेरी गुड, ये भी आ सकते हैं। There is a tech bifurcation between countries. टेक बाइफरकेशन बिटवीन द कंट्रीज, डी ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन होने के कारण टेक बाइफरकेशन, ठीक है दे सकते हो। टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी बोल सकते हैं। हाँ टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी दे सकते हो, टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी, डिसरप्शन इन सप्लाई टेक्नोलॉजी चेन। का भी गलत यूज कर डिसरप्शन रहे एंड हैं, सप्लाई, इसकी वजह से भी हो हाँ रहा है। डिसरप्शन एंड सप्लाई चेन आपका इसी में आ गया, जो पैंडेमिक एंड ग्लोबल क्राइसिस है, यहाँ पे आप दे सकते हो डिसरप्टिंग कोविड-19 के साथ डिसरप्शन इन सप्लाई चेन हो गया सर यहाँ पे। वहाँ पे WHO का डिक्लाइनिंग रोल भी तो दे सकते थे। हाँ यहाँ पे दिया ना, डिक्लाइन ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में यही तो बताया, WTO हो गया, यूएन हो गया, WHO यस WHO हो गया, हाँ ये वाला हो अमेरिका गया। बाहर हो गया, हाँ क्या चीज़, अमेरिका, बाहर हो गया तो। हाँ वही चीज़। तो यहाँ पे देखो आप 7 से तो 8 पॉइंट पहला, हाँ बताइए। ये भी लिख सकते हैं कि वी आर फोकसिंग मोर ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। मोस्ट फेवर्ड नेशन से हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ मूव कर रहे बायलैटरल हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाइक यूके के साथ जो यस यस। सेटा हुआ है, हाँ ठीक है वो भी दे सकते हो, वेरी गुड, ठीक है। Decline आपने in पहला, multilateralism.
हाँ वही डिक्लाइन ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन वही है मल्टीलैटरल जो आपने बताया, ये तो लिख ही दिए हम लोग पॉइंट 7 से 8 पॉइंट। अब आप एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें अगर किसी को हो रहा है तो वो बताइए, बाकी तो मुझे लगता है फिर वो रिडंडेंट हो जाएगा। सीएमई वो कल्चरल प्रोटेक्शनिज्म। कल्चरल प्रोटेक्शनिज्म, एग्जाम्पल इसका क्या दोगे? न्यूजीलैंड बोल क्या रहा दोगे हूँ इसका? सर, उसके लिए कोई एक सर वर्ड था ना। वीजा एंड वीजा पॉलिसी स्टफ कर रहे हैं। demographic fear in developed countries. सन ऑफ सॉइल हाँ पॉलिसी। सन ऑफ सॉइल पॉलिसी भी आता है, डेमोग्राफिक फियर वाला भी आप सही बता रहे हो, डेमोग्राफिक फियर। क्रोनिक ठीक है। कैपिटलिज्म। क्रॉनिक कैपिटलिज्म, वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्रॉनिक कैपिटलिज्म, इसका एक्सप्लेन करिए कैसे आप लिखोगे इसमें? सर नियो इम्पीरियलिज्म डाल सकते वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन वो तो सर डाल सकते हो। xenophobia बोला था मैं। Xenophobia। राइज ऑफ xenophobia। तो ठीक जैसे है। एग्जाम्पल अभी ले सकते हैं ना, एप्पल जो है सो मतलब ये डिकपलिंग कर रहा है चाइना से, जा रहा है वापस यूएस से। हाँ हाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर दबाव बना रहा है ट्रम्प उस पे इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, वो भी डाल सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये वाला पार्ट हमारा एड्रेस हो गया। वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन को हम लोग ने अच्छा खासा 5 से 6 पॉइंट्स में हम लोग तोड़ दिए। अब नेक्स्ट पार्ट मुझे बताओ क्या होगा? पोस्ट वर्ल्ड वॉर इज बिकमिंग साइट ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म। हाँ, अब मुझे बताओ सेकंड जो पार्ट आप तोड़ोगे वो क्या चीज में तोड़ोगे? राइज ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर कह रहा। राइज ऑफ हाँ सोवरेन नेशनलिज्म पोस्ट कोल्ड वॉर, वेरी गुड। अब इसमें देखिए, हाँ यही बात। अब इसमें पॉइंट्स बताइए क्या क्या सोच सकते हो? राइज ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म में क्या क्या पॉइंट्स सोच सकते हो? सोवरेन नेशनलिज्म मतलब अपना वो तवज्जो दे रहे हैं, अपना डोमेस्टिक पॉलिसीज को तवज्जो दे रहे हैं, अपना सोवरेनिटी को तवज्जो दे रहे हैं, ना कि Be visa by US. हाँ मैं क्या कह रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। इंडिजिनाइजेशन। हाँ अच्छा, किसी को याद है Strategic autonomy. फाइनेंशियल Strategic autonomy? सुप्रीमेसी। हाँ, किसी को याद है ये RCEP टर्म? यस सर, चाइना से हाँ, हम लोग साइड में क्या थे। इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया रीजनल था? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हाँ तो इंडिया ने इंडिया हाँ ने इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन, था। इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया। क्यों इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था? नहीं किया कोई था। reason? फार्मर्स ना इसमें सर, और हाँ बस अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे भी राइट सब्सिडी फिर वो हटाना राइट। पड़ता तो है। क्रक्स तो वही था ना कि अपना सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने जो फार्मर्स है, अपने जो यस सर। डोमेस्टिक गुड्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वेरी गुड, आप ये वाला पॉइंट्स इसमें आराम से डाल सकते हो। RCEP देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये सब पोर्शन में आपको कीवर्ड्स लिखना है, ये सब चीज आपको मेंशन करना है। RCEP हो गया, जो नए ऑर्गेनाइजेशन है, मेक इन इंडिया आपको यूज करना है इसमें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला नारा है, वो आप चीज लिख सकते हो। इसमें मैंने क्या क्या दिया है? अच्छा हाँ, एक और चीज है, पॉपुलिज्म प्लस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जैसे आप इस बार का पॉलिटिक्स इसका अमेरिका का देखे होगे, तो वही था ना, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे था। कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया था और ग्लोबल ऑर्डर को उसने नकारा था। वो उसने क्या बोला था कि हम लोग यहाँ पे सत्ता पे आएंगे तो हम लोग जो अमेरिका के लोग हैं उनको देंगे, रोजगारी देंगे, उनके ग्रेट बारे में सब अमेरिका। चीज़। हाँ तो वही मेक अमेरिका Even ग्रेट in अगेन। Maldives, का इवन India मॉलदीव्स, out campaign. इंडिया आउट कैंपेन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सर सेम श्रीलंका में। राइज ऑफ राइट विंग गवर्नमेंट अक्रॉस नेशन दे सकते हैं क्या इसमें? राइज ऑफ नेशनल यूरोप वाले में सोवरेन नेशनलिज्म में वो एग्जाम्पल भी तो दे सकते हैं। राइज ऑफ राइट विंग गवर्नमेंट अक्रॉस कॉन्टिनेंट, चाहे यूरोप में देखें या फिर अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब जगह में 2-3 एग्जाम्पल दे सकते सर हैं। यूरोप का ये एग्जांपल जाएगा ना कि पहले बहुत ही ओपन पॉलिसी था इमिग्रेशंस को लेके, बट अब वो अब लोग थोड़ा कर रहे हैं, हाँ वीजा पॉलिसी मुश्किल कर रहे हैं, वीजा एंट्री एंड इवन हाँ इलीगल माइग्रेशन पे भी चेक कर रहे हैं। राइट 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 राइट। लिबरलिज्म टू कंजर्वेटिज्म। हाँ करेक्ट। सर डेटा लोकलाइजेशन लॉज मेंशन कर सकते हैं। डेटा लोकलाइजेशन बिल्कुल सही है। जैसे इंडिया का बताओ कौन सा है डेटा लोकलाइजेशन का एक कानून आया? डेटा प्रोटेक्शन। DDCS आ गई। 2019 में हाँ डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल DPDP प्रोटेक्शन एक्ट, यस सर। डिजिटल पर्सन, हाँ डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 था। आत्मनिर्भर की तरफ ये भी बिल्कुल। हाँ आत्मनिर्भर तो आएगा ही। सोवरेन नेशनलिज्म, मेक इन इंडिया वाला जो इनिशिएटिव है। China's AI DeepSeek. चाइना से AI DeepSeek, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सर चाइना का जो ऑटोनॉमी है रेयर अर्थ मिनरल्स पे, मोनोपोली जो है, हाँ मोनोपोली है, अगर ठीक है। चाहे तो पूरा ईवी का प्रोडक्शन वर्ल्ड का कंट्रोल। हाँ लिथियम वाला हो गया, EV हो गया, सही बात है। रूस से सस्ता तेल खरीद। हाँ 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 हाँ, ये भी आप कह सकते हो, वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया का। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, राइज ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म, इंडिया अपना फायदा देख रहा है। समझ रहे हो दूसरा इसमें सर आप? प्रमोशन ईरान ऑफ में चाबहार इंडिजिनियस पोर्ट का AI भी एंड कर टेलीकॉम सकते हो। टेक्नोलॉजीज।
क्या चीज? प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस एआई एंड टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज, हाँ जिसमें हाँ 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 लास्ट ईयर जो है सर कई सारे ब्रह्मोस ऐप्स को बैन कर दिया था ये सब भी इन्होंने, तो हो सकता है। हाँ चाइनीज ब्रह्मोस आ वगैरह। सकते हैं। वेरी गुड, इसमें ब्रह्मोस आ सकता है। और आपको जो चाइनीज जो टिकटॉक वगैरह है वो सब जो बैन किया था, तो वही है ना, सोवरेन नेशनलिज्म को प्रोटेक्ट कर रहा है, बाहर का चीज को यस अब नहीं कर रहा है। हम्म, वेरी गुड। Then यहाँ पे बहुत से cultural पॉइंट जनरेट कर, protectionism. कल्चरल प्रोटेक्शनिज्म। हाँ सर डिसबिलीफ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर सिक्योरिटी गगनयान प्रोवाइडर। सर जापान का एग्जांपल दे सकते हैं सर, जापान जो है हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपना डिफेंस में सर, वो पहले अमेरिका पे डिपेंडेंट था। हाँ। So क्या QSL is इसका पॉइंट? reliability to independence या reliable to हाँ independent. सर, इसमें कतर का भी स्पेस सेक्टर एग्जांपल में डाल। भी तो कर सकते हैं ना सर, वो सुधर भी क्या चीज? स्पेस सेक्टर में सर। हाँ तो वही प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस पे आपने ब्रह्मोस दे दिया, वही चीज आप चंद्रयान में भी दे सकते हो, वो तो सारा चीज इसमें आ ही जाएगा। गगनयान हाँ सिमिलरली लिख सकते हैं कि फोकस ऑन नेशनल डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक हाँ ऑटोनॉमी, हाँ, जैसे बिल्कुल अभी बिल्कुल। जापान भी कर रहे थे कि अपना खुद का डिफेंस वो खुद स्टैब्लिश हाँ करेंगे। राइट। हाँ बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये ना आपका टॉपिक आपके ऐसे में भी आ सकता है कि वी आर ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन जा रहा है, बस यही सब पॉइंट्स आपको वहां पे भी लिखना है। आपको सर 12-13 पेज में। G20 में अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किए, साउथ एशिया में एक पावर बन रहा भारत, उसको भी इंक्लूड कर सकते तो फिर वो हो गया ना, राइज ऑफ हैं। सोवरेन नेशनलिज्म में वो सर तो नहीं पर आएगा। G20 में इंक्लूड करना था और ग्लोबलाइजेशन को ही हाँ फॉरवर्ड वो करेगा। तो मल्टीलैटरल को फिर बूस्ट कर रहा है ना वो चीज। अच्छा मिनीलैटरल में जो आपने बताया ना, बायलैटरल एफटीएस हो गया, यूके के सर साथ कर रहा है। रशिया का G8 से एग्जिट ये भी डाल सकते हैं। हाँ वो तो उसमें आप डाल ही दोगे ना, जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स उन्होंने क्या दिया था वेनिंग ग्लोबलाइजेशन वाला, तो इसमें तो आप डाल ही एक सकते हो। मेन ग्लोबल साउथ का मेंशन कर सकते हैं। हाँ ग्लोबल ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ साउथ, हाँ श्योर। प्रमोटिंग हाँ ग्लोबल साउथ। हाँ ग्लोबल साउथ का बस आप वो वर्डिंग आप अच्छे से यूज कर रहे हैं, जो आप बता रहे हो ना वो सही बता रहे हो। बस आपको वर्डिंग देना है कि कैसे वो उसे हटके अपना उन लोगों ने किया है। More South-South collaboration rather हाँ than depending on लीडरशिप। राइट developed countries. राइट, यस वही सर। चीज आपको वो चीज आपको डालना है। परफेक्ट। और अच्छा, ये वाला खत्म हुआ, इसके बाद सवाल क्या था? एलोसिडेट आपने सारा चीज दे दिया। अच्छा, इसके बाद आप क्या दे सकते हो? 6 पॉइंट यहाँ पे दिया, यहाँ पे कंक्लूड करोगे या वे फॉरवर्ड दोगे? यहाँ पे क्या करोगे? Sir, way forward, sir. हाँ सर वे फॉरवर्ड में क्या दोगे? सर कंक्लूजन में ही बे फॉरवर्ड दे देंगे सर, क्योंकि क्वेश्चन तो 10 मार्क्स का ही है ना सर। हाँ इसका समय नहीं बचेगा आपका, 8-6-7 पॉइंट वहां पे दिए, 6 पॉइंट 12 पॉइंट, अब उसका समय मतलब टाइम वो नहीं बचेगा, स्पेस नहीं बचेगा, आपको फिनिश करना है, फिर यहीं पे आपको देना पड़ेगा वो चीज़ को। तो रोड एक्सक्लूसिवली पूछा भी नहीं है, तो हाँ फॉरवर्ड कंक्लूजन में देना ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ वही चीज़ बोल रहा हूँ। तो फेवर में देंगे या अपोज करें? मतलब आपको बैलेंस करके रखना है कि जा रहा है, बट आपको अपना सोवरेंटी को भी ये रखना है ना, मेन चीज़ आपका सोवरेंटी, आपके लोग जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो आप इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हो, मेक इन इंडिया इज अ ग्रेट इनिशिएटिव टुवर्ड्स डी ग्लोबलाइजेशन। वी नीड, मतलब आपको दिखाना है कि ग्लोबलाइजेशन भी जरूरी है और आपको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी देना है। तो आप बता सकते हो कि मेक इन इंडिया दोनों तरफ काम कर रहा है, एक तरफ से वो एफडीआई वाला भी ला रहा है, ऊपर से वो अपना स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है वो भी चीज को, पीएलआई को करते हैं। पीएलआई को भी दे सकते हो। हाँ वैसी चीज आपको तोड़ के ये कर देना है। सर ये लिख देंगे ना, वे फॉरवर्ड में रिफॉर्म्स इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ रीजनल रीजनल, हाँ ऑर्गेनाइजेशंस भी दोनों को बैलेंस कर सकते हारमनी बिटवीन, हाँ जो आप कह रहे हो उसको सिंपल हारमनी वाला हैं। यूज कर और सकते हो कि म्यूचुअल डॉलर कोएक्सिस्टेंस। डॉलर के हेजेमनी के साथ साथ कंट्रीज अगर आपस में ट्रेड करे तो अपना रीजनल करेंसी यूज कर सकते हैं। हाँ परफेक्ट है, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल जैसे ब्रिक्स श्रीलंका, में हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। राइट। करेंसी स्वैप विद ब्रिक्स श्रीलंका वो भी है। Balancing both point of view to maintain a rule-based सर इन international order. हाँ inclusion of several members from Global South in UNSC permanent seat. दे सकते हो आप। अच्छा एक सवाल है, अभी मैं खोला हूँ सर यूपीएससी। इसमें और ऐड कर सकते हैं, अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह ने जो एससीओ की मीटिंग थी तो उन्होंने ये किया था, डिफेंड किया था कंट्री को, और एक मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब इंडिया के मतलब सोवरेनिटी को तो प्रमोट किया वहाँ पे, तो ये भी ऐड कर साइन सकते हैं। साइन नहीं किया था सर।
तो उसमें आप क्या रायना सिंह जी को कोट करोगे? नहीं मतलब वो कर एससीओ के मतलब जो था वो डिफेंस में वो जो हाँ मतलब हाँ क्या हाँ, टेररिज्म के अगेंस्ट में समझ हाँ कर सकते हम्म, हैं ना। समझ गया। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, डाल सकते हो उसको। चलिए, एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, इसमें आप ब्रेनस्टॉर्म करो, ठीक है? ये यूपीएससी 2025 का ही सवाल है, GS1 का सवाल है। सवाल सुनो। महात्मा ज्योतिराव फुले, ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फुले राइटिंग एंड टीचिंग, राइटिंग एंड टीचिंग एंड एफर्ट्स ऑफ social reforms touched issues of all sections of society. डिस्कस। 250 वर्ड का है, 3 पेज में लिखना है आपको। महात्मा ज्योतिराव फुले writing and teaching and efforts of social reforms touched issues of all sections of society. Discuss. सोचो, 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से सोचो। अगर पेन पेपर रखे हो स्क्रिबल करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग अपना अपना सब चीज सोचो, पॉइंट जनरेट करो, पूरा इस पे चलेगा, ठीक है? 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से सोचो अभी। आई होप आप लोग ने सोच लिया हो थोड़ा बहुत। स्टार्ट करते हैं। अब एक इसमें होता है स्टेक होल्डर अप्रोच होता है। आप लोग हो कॉल पे हो अभी? यस सर। यस हाँ, सर। एक होता है स्टेक होल्डर अप्रोच होता है। अब मुझे बताइए, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो ज्योतिराव फुले ने ये किया होगा, कौन कौन से सोसाइटी में, सोसाइटी में कौन कौन से जो डिसएडवांटेज लोग थे जिनका उन्होंने कल्याण किया था, एम्पावर किया था? सर बैकवर्ड जैसे क्लासेस, women, वुमेन्स, lower caste, विडो, वुमेन को किया था farmers और उन्होंने। peasants. रीजंस। विडो सर, विमेन। वुमेन्स। वुमेन, विडोज, ठीक है, वुमेन हो गए, विडोज हो गई, प्रेजेंट वुमेन हो गए, ये 4-5 है ना? Girl child education. गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, चलो। स्लेव्स के लिए भी गुलामगिरी जो थे, किसके लिए, किसके लिए? स्लेव्स। स्लेव्स के लिए, ठीक गुलाम है, के। गुलाम के लिए, वेरी गुड। चलिए, अब करते एक एक चीज को एड्रेस करते हैं, ठीक है? अच्छा, इंट्रोडक्शन इसमें क्या दोगे, मुझे बताओ, इंट्रोडक्शन क्या दोगे? फुले के हिस्ट्री बारे का में। सवाल है, फुले जी के बारे में आप दे दोगे? फुले जी के अगर टाइमलाइन सर पता है? उनके वो भी भी देंगे, राइटिंग राइटिंग सत्यशोधक लिखना है समाज तो के उनकी बारे में। राइटिंग से अगर उनका सत्यशोधक कोई समाज जो कोड होगा आपको तो बॉडी उससे में डालना। स्टार्ट कर हाँ, देंगे। अगर कोट होता, देखिए सत्यशोधक समाज जो आप कह रहे हो ना, वो आप बॉडी में यूज करना, अभी उसको वेस्ट मत करिए, इंट्रोडक्शन मत वेस्ट करिए, ओके। वो आराम से बॉडी में आप यूज करना। इंट्रोडक्शन में कोट, देखिए अब वो सवाल था, बहुत लोगों को कोट अम्बेडकर नहीं का। पता होगा। हाँ, बहुत लोगों को वो कोट नहीं पता होगा। अब मुझे बताओ प्लान बी। अब प्लान बी क्या है? हिस्ट्री का सवाल है, आपको बस मेंशन करना है। अच्छा, 19th सेंचुरी रिफॉर्मर थे ना वो? यस सर।
तो आप ये वर्ड लिखना, क्योंकि हिस्ट्री का सवाल है, आपको एक्सप्लिसिटली ये मेंशन करना है, ईयर मेंशन करना है। ईयर आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं पता होगा, बट आप सेंचुरी मेंशन कर लो। 1890s 1850-60s के टाइम पे थे। 1875 में तो कुछ किताब लिखे थे, तो वही 19th सेंचुरी में होंगे। तो आप उनके बारे में लिख देना, कैसे उन्होंने 1830 टू 1819 के बीच का था उनका शायद। हाँ हाँ और हाँ वो महाराष्ट्र में उनका बॉन्ड था और गार्डनर थे वो कम्युनिटी में। हाँ, तो वो चीज मत लिखिए, बस आप उनका जिक्र कर दीजिएगा और उनका बता दीजिएगा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में क्या क्या उन्होंने काम किया था। जो सोशल रिफॉर्मर थे, उनका सर कास्ट ऑपरेशन को चैलेंज किया इन्होंने। कास्ट ऑपरेशन को किया। सर हाँ, बस यहाँ तक। एक तरीका और जी जी, सर बताइए एक ना, तरीका बताइए। और हो सकता है सर। एग्जामिनर को ये बता दें सर कि आपने क्वेश्चन ही क्यों पूछा है, क्योंकि हाँ, द रिसेंट रिलीज ऑफ मूवी फुले बस वंस अगेन बस ब्राउट द बस आउट ऑफ फुले इनटू लाइमलाइट। हाँ, बस 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 यही सो मुझे इट चाहिए गेव। था। बस यही मुझे चाहिए था। वेरी गुड, ये जो आप तो बताया हो, गवर्नमेंट बस भी यही। तो पुणे यूनिवर्सिटी का नाम बदला सावित्रीबाई हाँ, फुले। बस आपको देखो, यही चीज जो सवाल पूछ रहे हैं ना, वो किसी चीज के लिए पूछ रहे हैं। या तो आपको 100 साल यस कंप्लीट हो सर, रहा है किसी का। उनको हम शुरू में ही बता दें कि आपने पूछा क्यों, ये मेरे हाँ, को पता पूछा है। क्यों। हाँ परफेक्ट परफेक्ट। आप इसमें देखो, इसमें ना दो ही चीज होता है। एक, अगर 100 साल हो रहा है, 50 साल हो रहा है, 70 साल हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर कुछ सरकार ने कुछ किया होगा। अगर आपको नहीं भी पता ना, कुछ ना कुछ बता देना कि रिसेंटली दिस यूनिवर्सिटी हैज बीन नेम्ड अंडर देम। थोड़ा ब्लफ अगर करना है तो वो चीज डाल सकते हो, अगर नहीं एकदम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़े है ना, तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी का नाम तो इनके नाम पे हो ही सकता है ना। या किसी चीज फेलिसिटेशन में आप बता देना कि रिसेंटली ही वाज सेलिब्रेटेड इन दिस यूनिवर्सिटी। मतलब ऐसा करके आपको दिखाना है कि हाँ, मुझे पता है इनका जो कुछ भी लेटेस्ट, क्योंकि देखिए ये तो, अब जैसे बिरसा मुंडा है, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में तो इनको एक्नॉलेजमेंट मिला होगा ना, कोई ना कोई इनमें फेलिसिटेशन हुई होगा। कोई भी एक Yes. विंग बन गया होगा उनके नाम पे, कोई हॉस्टल का इनका नाम बदल गया होगा। तो ये सब चीज़ तो बहुत ही माइन्यूट चीज़ है ना, ये तो हो ही सकता है। आप ये चीज़ को मेंशन जनजातीय करके गौरव दिवस चालू हुआ। हाँ, जनजातीय गौरव जैसे हम लोग ने उस दिन दिया था 15 नवंबर वाला, तो वही चीज़ है। ये भी हिस्टोरिकल फिगर्स है, कहीं न कहीं इनका होता ही है ज़िक्र। कुछ भी चीज़ बन रहा है, इतना बड़ा कंट्री है। अब ज फुले जी हैं, इनके बारे में हर जगह होता है ये चीज़, तो कहीं न कहीं तो इनका हो सकता है। वेरी गुड, आप ये वाला इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया आपने स्टार्ट किया इससे, आपको एक्स्ट्रा आधा मार्क्स मिलेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब देखो सवाल का ये है, Jyotiba Phule writing and teachings effort of social reforms touch the issues of all sections of society। अब बस आपको स्टेक होल्डर अप्रोच में तोड़ देना है। जैसे आप मुझे बताओ, पहला अपन स्टार्ट करते हैं वुमेन पे, स्टार्ट करते हैं वुमेन पे। पॉइंट्स बताओ मुझे, क्या क्या जनरेट कर सकते हो। सर इन राइटिंग फर्स्ट टू में सर क्वेश्चन में मैं ये सती के अगेंस्ट थे, चाइल्ड सती। मैरिज के अगेंस्ट में थे, जेंडर बेस्ड सर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। अरे, वो जो था ना, लाइक 5 जो हम लोग डिवाइड किए थे, फिर उनमें पॉइंट्स एलैबोरेट कर देंगे, जैसे वुमेन, गर्ल चाइल्ड, स्लेव्स, और हाँ, वो भी तो वही चल लोग। रहा है वुमेन पे। हाँ, वुमेन पे चल रहा है, तो वुमेन पे इन्होंने सती का बताया। तो पहला स्कूल भी खुला था नहीं इवन पुणे में। उसके भी हाँ, थे, डाउरी और वाइफ इनकी। सती के against। सावित्रीबाई फुले ने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल भी खुला था। पुणे 1848 ना। 1840। ठीक है, ये वाला आप वाइफ मेंशन कर मैरिज सकते हो। के लिए काम किया था इन्होंने। सती हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड भी थी ना, फीमेल इन्फेंटिसाइड। ठीक है, ये वाला चीज़ आप कर सकते हो। women's अच्छा, education। वुमेन्स एजुकेशन के बारे में, वुमेन का ऑटोनॉमी के बारे में, एजुकेशन प्लस ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस हो गया, फ्रीडम हो गया, ये एम्पावरमेंट। चीज़। हाँ, ये चीज़ आप ऐसे विमेन्स राइट। मैरिज और वुमेन। विडो। हाँ, राइट। बस आप यही चीज़ ना देखो, आप अगर लिखने जाओगे सेम वर्ड पे ना, बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा। बस एक फॉर्मूला बना के ऐसे चलते रहो, सारा चीज़ इसमें कवर हो गया आपका वुमेन में। 4 पॉइंट जनरेट आपने कर लिया वुमेन में। अब मुझे बताओ, लोअर कास्ट में बताओ मुझे, अपलिफ्टमेंट और लोअर कास्ट में उन्होंने क्या क्या काम किया था। किताब का नाम कुछ याद आ रहा है? गुलामगिरी। गुलामगिरी। उसका डेट याद आ रहा गुलामगिरी है? था मुझे सर, ईयर चाहिए मुझे। 1873 1873। या वेरी गुड, बस 74। ये चीज़ मेंशन करना है, ये चीज़ दिखाना है उसको, प्रीलिम्स का नॉलेज आपको दिखाना है वहाँ पे। सत्यशोधक समाज याद आ रहा है? 79। डेट बताओ, ईयर बताओ, सत्यशोधक समाज। 79। सत्यशोधक 1873। समाज ही 1873 में किया था उन्होंने। अच्छा, दोनों सेम ही टाइम पे था, गुलामगिरी समाज एक ही टाइमलाइन है। 79 था इसे। 79 है, अच्छा। समाज नहीं इज सर, चेक कर रहे हैं। 73। नहीं सर, 73 दोनों है। 73 ही है। अच्छा, दोनों 73। 73 है। ठीक ठीक ठीक। 1873, ठीक है, दोनों का मेंशन कर देना। वही प्रोमोट इक्वालिटी रैशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए था ना, मतलब आप इक्वालिटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी लाओ, रैशनलिज्म का भावना रखो। थॉमस तो पेन से सर मोटिवेट किया। क्या चीज़, क्या चीज़?
थॉमस पेन से मोटिवेट होकर गुलामगिरी लिखी हाँ थी। थॉमस पेन, हाँ ठीक है, वो चीज मत लिखिए आप, इसमें आप बस लोअर कास्ट के लिए लिख दीजिए। गुलामगिरी में ये मेंशन था अपलिफ्टमेंट ऑफ देम, है ना, अब उनका इक्वालिटी के बारे में, लिबर्टी के बारे में, उनका उनका ये सब क्रिटिक चीज ऑफ के बारे में, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। ब्राह्मणिकल डोनेज, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, आपने यहाँ पे 4 पॉइंट या वुमेन पे दे दिया, 3 पॉइंट। promoted Raja Bali as the god of lower caste. हाँ ठीक है, ये भी आपका चल जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, 2 स्टेक होल्डर में हमने तोड़ दिया, वुमेन में तोड़ा, लोअर कास्ट में तोड़ा। अब आप आ जाओ पीजेंट्स में आ सकते हो। पीजेंट्स से फार्मर्स में बताओ, पीजेंट्स में कुछ किताब उन्होंने लिखा है तो बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा उनका कुछ उन्होंने किताब। मराठी में एक बुक लिखी थी शेतकऱ्याचा असुद करके, वो 1883 की उनकी बुक है, कल्टीवेटर्स विप कॉर्ड। अरे वो तो मैं लिखने, क्या स्पेलिंग स्पेलिंग क्या है बताइए, मुझे याद स्पेलिंग नहीं पता, क्या है वापस से बताइए। शेतकऱ्याचा असुद। शेतकऱ्याचा और असुद, ASUD। ओह नाइस, नया चीज, इसमें क्या है, क्या इसके बारे में, मतलब पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करे तो उनको बताने की, मतलब उनको ये करने के लिए ना, बस लिखे होंगे। कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी के Against द्वारा जो colonial फार्मर्स को agricultural राइट्स के एक्सप्लॉइट बारे किया में जाता बात था, कर रहे उसके बारे में उन्होंने लिखा था। अच्छा कोलोने, वेरी गुड, ये तो आप आराम से कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, नया चीज पता चला। मतलब वही था ना, एक्सप्लॉइटेशन वगैरह जो करते होंगे मनी पीजेंट्स लोग के लेंडर साथ। हाँ वही, उसी चीज के लिए उन लोग उन्होंने लिखा होगा ना, शेतकऱ्याचा असुद। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे भी सेम चीज पीजेंट के लिए भी इगैलिटेरियन सोसाइटी लाने के लिए बात किए होंगे, इगैलिटेरियन सोसाइटी, है ना, उनका उनका राइट, में क्या चीज राइट्स, पीजेंट के जस्टिस। इकोनॉमिक लिबरेशन के लिए, लैंड रिफॉर्म और उनके कंपलसरी एजुकेशन के लिए उन्होंने बोला था। राइट 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 राइट, वेरी गुड, वो भी आप ले सकते हो। अच्छा फिर इसके अलावा उन्होंने मतलब और कुछ ये चीज किया था, मतलब अगर देखा जाओ सोसाइटी को एज अ होल, अगर आप देखना चाहो तो एज अ सोसाइटी एज अ होल को उन्होंने कैसे रिफॉर्म किया था। मतलब एक तो उन्होंने रिलीजियस डॉगमास जो प्रैक्टिसेस है, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस डॉगमाटिक प्रैक्टिसेस या ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस आप कह सकते हो, उसको उन्होंने चैलेंज किया था, एज अ होल कह रहा हूँ, ठीक है, क्या, क्योंकि हम लोग ने पहले वुमेन तीनों चीजों, एम्पावरमेंट। हाँ हाँ एजुकेशन भी तो हो सकता है। हाँ हाँ एजुकेशन में, हाँ एजुकेशन के बारे में उन्होंने बात किया, वेरी गुड, ये बात बता सकते हो आप। सर उनका जो He थॉट था वुमेन promoted he promoted एम्पावरमेंट, Indian वो Renaissance by advocating for humanism, rationality. हाँ रेनोसा, ठीक है, इंडियन रेनोसा जो आप कह सकते हो, न्यू रेनोसा आफ्टर राजा राम मोहन राय, उन्होंने ही किया था वो चीज। इसमें आप बताना लिबर्टी, इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में उन्होंने बात किया था इसमें, वेरी गुड। इसमें आप थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकते हो आप, बॉन्डेड लेबर्स के बारे में, स्लेवरी के बारे में, ये सब चीज़ जो आप दिए हो एज अ होल सोसाइटी के बारे में, तो ये सारा चीज़ आपका आ गया। कॉलोनियल अथॉरिटी को चैलेंज भी किया। कॉलोनियल अथॉरिटी को चैलेंज किया था उन्होंने, वेरी गुड वेरी गुड। देखो कितना अच्छा आप अपना पॉइंट जनरेट करो, बस वही है, आपको अपना टेम्पलेट याद रखना है। जो सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे, सेक्शन ऑफ सोसाइटी पूछा था, आप सोसाइटी को कैसे आप तोड़ सकते हो, आपको वही चीज़ लिखना है। और आपके ऐसे में भी आपका सेम चीज़ आपको लिखना है। अभी आप जैसे तोड़ रहे हो, कितना इजीली आप पॉइंट जनरेट कर पा रहे हो, सेम आपको ऐसे में भी करना है। आपको सिर्फ सेक्शंस देखना है, अगर कोई सवाल है आप सेक्शन में तोड़ो, सोसाइटी में तोड़ो, वुमेन के प्रति क्या है उसका, अगर वो कोई लॉ है तो वो उसका 106 अमेंडमेंट है तो वो कैसे कैसे सेक्शंस में जा रहा है वो, वैसे तोड़ो। हाँ सोसाइटी हो गया, सारा चीज़ इसमें हो गया, बस कंक्लूड कर देना उसमें अच्छे से। कंक्लूड में वही लिख देना, एक फ्यूचरिस्टिक लिख देना, कैसे ज्योतिराव फुले जी का कंटेम्परेरी से रिलेट करते हैं। कंटेम्प्रेरी से रिलेटेड आप लिख देना, कैसे उनका जो टीचिंग्स है अभी भी है ना, कोई जो नया कानून, कोई ये भी अगर चीज नया पूछ कानून, सकते हैं कि लेटर में, मतलब ये फाउंडेशन लेके आया था बाद में, जैसे B.R. फाउंडेशन लेके, अम्बेडकर वगैरह ने जो हमारे लिए ओवरऑल कल्चरल इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की थी लोअर कास्ट के लिए, बिल्कुल उसका बिल्कुल फाउंडेशन बिल्कुल ये था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सिविल एट्रोसिटी एक्ट। हाँ एट्रोसिटीज एक्ट, बस वो उसको एट्रोसिटीज एक्ट का जोड़ देना कि इट लेड द फाउंडेशन टू द न्यू, जो भी अभी एट्रोसिटीज एक्ट वाला आया है, बस वही चीज़, हिस्टोरिकल वाला जो चीज़ आपको कंटेम्प्रेरी और आर्टिकल फ्यूचरिस्टिक। 17 है। हाँ आर्टिकल 17 आप डाल सकते हो, बिल्कुल सही है, बस वही चीज़ आपको यहाँ पे शोकेस करना है। देखिए वही है, बहुत आसान है आंसर राइटिंग, जस्ट आप अपने एंड से करो, लिखते रहो, इसको ब्रेक करो, क्वेश्चन को ब्रेक करो, पॉइंट जनरेट करो और आंसर को बस अच्छे से स्ट्रक्चर करो। नॉलेज आप लोग के पास बहुत नॉलेज है, बेशक आपके पास नॉलेज बहुत है, बस अब उसको फ्रेमिंग करो अच्छे से, उसको एस्थेटिक सुधारो,
उसको दिखना चाहिए पैकेजिंग। अब मेन पैकेजिंग करना है यहाँ से, Yes, जितना sir. अच्छा पैकेजिंग करोगे, जैसे आप देखो ना बैट्स ऑफ बॉलीवुड इतना क्यों चला है, उसका मार्केटिंग गिमिक देखो कितना ज़्यादा वो हुआ है, पैकेजिंग बहुत अच्छा है, भले अंदर जो भी है अच्छा हो, कभी मैंने देखा नहीं हूँ, बट पैकेजिंग इतना बढ़िया, लोग जान चुके हैं ना इसके बारे में। आप भी अपना पैकेजिंग बढ़िया रखो, फ्रेमवर्क जो स्केलेटन है अपने आंसर का वो एकदम अच्छा रखो। अंदर का पॉइंट्स में आप कुछ कर सकते हो, हेरा फेरी कर सकते हो, बट जो आपका मेन हेडर्स है उसके अंदर पॉइंट्स लिख लो, 1 पॉइंट एकदम एकेडमिक कीवर्ड्स लिखो। रेनोसा वाला पॉइंट्स उसको दिखेगा, कॉलोनियल अथॉरिटी उसको दिखेगा, रिलीजियस डॉगमेटिक प्रैक्टिस उसको दिखेगा। बस ये सब कीवर्ड आप अंडरलाइन कर देना, ऐसे उसको दिखना चाहिए एक्सप्लिसिटली कि हाँ इसने ये सारा चीज़ लिखा है, और वो इज बाउंड टू गिव यू नंबर्स। सिंपल देखो, यहाँ से टेक अवे, आपका टेक अवे यही है, पॉइंट्स जनरेट करो, 8 मार्कर है, कोशिश करो 7 से लेके 8 या 9 पॉइंट जितना हो सके इसमें कोशिश करो दो। वर्टिकल खेलो, हॉरिजॉन्टल पे उतना ध्यान मत दो। और इसमें मैंने क्या बताया था, पॉइंट्स वाला बता दिया था मैंने, भूल गया मैं। एस्थेटिक्स पे ध्यान दो, एस्थेटिक्स बढ़िया डिमांड ऑफ रखो, द क्वेश्चन पे ध्यान डिमांड दो। ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करो, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे ध्यान दो। और 38 मार्कर में है, तब आपका क्रिएटिव लिबर्टी है। अब आप यूज़ कर सकते हो अपना जो प्री कंसेप्ट नॉलेज है जो आप घर से लेकर आए हो, मौर्य आर्ट आपने पूरा उसमें पीएचडी कर रखा है, वहाँ पे आप आराम से उसको प्रदर्शित करो, लेकिन 8 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करो आप। और राइटिंग अगर बेहतर हो सकता तो कोशिश करो, अगर नहीं हो सकता तो जस्ट थोड़ा सा स्पेसिंग दो, उसको दिखना चाहिए। वो ऐसी चश्मा पहनते होंगे जो एग्जामिनर साहब हैं, अब उनको और तकलीफ मत दीजिए, वो घर जाए तो खुश होके जाए कॉपी पढ़ने के बाद, तो ऐसा उनका लाइफ थोड़ा ईजी बना दीजिए बस। बस ये सिंपल सिंपल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें को आप मिलाते जाइए। सर एक डीआई के क्वेश्चन के लिए कितना पेज आता है, मीन्स अगर थोड़ा गलत हो गया तो? इस बार तो इस बार तो कम मिला था, बट कितना मिला सर, आप हो गया कॉल पे? सर मैंने दिया था सर, उसमें 6 पेजेस हाँ मिले थे सर पहले क्वेश्चन में, हाँ, और लास्ट वाले क्वेश्चन में सर 3 पेज ही दिया था सर, चौथे तीन पेज थे में। कि 3 थे कि 4 थे यार, सर 4? 4 तो हाँ था, बट उसमें क्वेश्चन भी इंक्लूडेड था, वो सवा अच्छा 3 पेज। हाँ सर हाँ हाँ तो तीन, ये नहीं नहीं, होता 4 पेज रहता है, क्वेश्चन के मीन्स बिना 4 पेजेस क्वेश्चंस है। लिखने के बाद 4-5 पेज छूटे हाँ रहते हैं क्या? नहीं समझा मतलब। स्पेस फॉर रफ रहता है लास्ट में। हाँ 2 पेज रहता है वो, तो इसमें कुछ कुछ लोग तो है जिन्होंने स्पेस फॉर रफर्क में भी अपना डीआई अटेम्प्ट किए। सर समझ नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन पेपर आता होगा ना अलग से, फिर एक आंसर शीट होता होगा तो? नहीं नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन कुछ पेपर है, नमूना नहीं है सर, देखिए। आंसर शीट में ही आपका इसमें लिखा, इसी में क्वेश्चन रहेगा आपका, जो ये आंसर शीट है ना यहीं पे आपका ये क्वेश्चन लिखे रहेगा, आपको यहीं पे लिखना है। सर तो एक क्वेश्चन के बाद लाइक 4-5 पेज छूटे हुए हैं, उस उतने में ही बनाना है फिर? हाँ हाँ, उसी में बाद करना ही फिर है वही। दूसरा क्वेश्चन? हाँ फिर दूसरा क्वेश्चन, तो तो जैसे ऑप्शन पहले में अटेम्प्ट करना रहता है क्या? क्या करना पड़ता है उसमें ऑप्शंस? ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करना पड़ता है क्या, नहीं जैसे नहीं डीआई नहीं अगर नहीं हम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, पहले आप डीआई का अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद हिस्ट्री पे चले जाओ, फिर जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक है उस पे चले जाओ, मतलब एक ऐसा कुछ ही नहीं है कि ऑर्डर ही जाना है, आप पीछे से खोलो अपना डीआई, जैसे इस बार सबने डीआई अटेम्प्ट किया, अब डीआई में बहुत लोगों को समय लग गया, 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट, उसमें भी बहुत लोगों का वो बना नहीं था, फिर उसमें हड़बड़ी में फिर उन लोगों ने हिस्ट्री अटेम्प्ट किया, तो हिस्ट्री में फिर जिसको पता था जो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री का सारा चीज़, क्योंकि हिस्ट्री आपको पता है ना सिंपल सिलेबस है, पहले से बता चुका है तो सिलेबस आपको। कंफ्यूजन हो जाएगी फिर कि डीआई में कितने पेजेस लगेंगे अंदाजे से। मान लिया डीआई में ज्यादा पेज लग गए तो फिर हिस्ट्री के लिए पेज कम हो जाएंगे। नहीं नहीं, पेज नहीं, पेज तो अलॉटेड है, वो जो सवाल है आपको उसी के हिसाब से आपको रहेगा, अगर वो सवाल मान लो 6 पेज का अगर डीआई आपको मिला है तो वो 6 पेज सिर्फ डीआई के लिए अलॉटेड है, उसमें आप अपना जीएस हिस्ट्री का अच्छा वहाँ सब पे नहीं लिख सकते अलग हो। अलग अपडेटेड रहता है। नहीं नहीं नहीं, वो उसी के लिए वो अलॉटेड है। हम्म। सर एक छोटा सा और क्लियरेंस चाहिए था, बताइए ना। क्लेरिफिकेशन कि सर डीआई के जो असाइनमेंट मिले थे वो सारा बनाए थे हम, और उसके बाद अभी ग्रुप में जो एडुटेरिया वाला जो क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर्स का, तो हाँ खुद का हाँ हाँ। बनाने के बाद में जब उसका टेम्पलेट देखे हैं तो यदि उसके टेम्पलेट को फॉलो करें जो सॉल्यूशन है, तो उसमें सर हम्म। टाइम भी काफ़ी बच रहा है, और एक है कि क्लैरिटी तो उतना ही रह रहा है कि जो हम अलग से लिखे हैं, लेकिन समय काफ़ी बच रहा है। तो जो उसके क्वेश्चन बैंक में टेम्पलेट दिया हुआ है सॉल्यूशन का, क्या वैसे बनाना सही रहेगा या फिर जो खुद बना रहे हैं वैसे बनाते जाएं? सर इसमें आप बताइए, सर आप हो कॉल पे? हाँ देखिए, इसमें क्या है ना कि जो एडुटेरिया वाले ने टेम्पलेट दिया है वो मतलब जी बहुत ही शॉर्टकट बनाया है कि वो सिर्फ जी आंसर्स जी। निकालना चाह रहा है।
तो अच्छा इसमें सर। क्या होता है, हाँ, अगर आप शॉर्टकट में आंसर सही निकाल रहे हो ना तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी का आंसर गलत होगा ना और उसमें आप स्टेप से दिखाओगे तो वो स्टेप जी पे मार्किंग करता है 2-3 नंबर। जी तो सर। हाँ, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि अगर आप आंसर सही निकाल दिए तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन मान लो किसी में गलत हो गया जी तो जी। फिर आपका स्टेप मार्किंग एडुटेरिया वाले से करिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें किसी स्टेप को उसने किया नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख देता है वो। यस सर यस। तो ये मैथमेटिकल आपको, हाँ सिंबल्स यूज किए। हाँ, तो ज्यादा अच्छा है कि आप स्टेप्स थोड़ा सा दिखा दीजिए, क्योंकि अगर गलत हो गया कभी तो कम से कम जी 7 में से 3 नंबर तो दे देगा वो, इसलिए। स्टेप्स का मार्किंग देता है। हाँ, मतलब मैं दे देते हैं, कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। सर अगर एक आंसर एक क्वेरी था, हम्म यहाँ जितने लोग हैं मतलब ये सब एक्सपीरियंस लग रहे हैं, तो इन लोगों के मतलब प्री में कितने मार्क्स आए हैं? आप अपने तरफ से एक पूछ लीजिए तो कंफर्मेशन हो जाए। मतलब अब 4-5 दिन में तो रिजल्ट ही आ रहा है, तो इतना ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं, आ जाएगा। मतलब 18 को आएगा तो आएगा रिजल्ट, या फिर 22 को तो आ जाएगा, तो उतना अब है नहीं। सर आज ही में ठीक है फाइनल सर। में आंसर की का थोड़ा था पता नहीं, अब आज तो देना था पूरा उसको, कल कल रिजल्ट तो कल मिला। चांस है, बहुत ज्यादा चांस है कल आने का, देखिए भी। आ जाएगा सर 5 से डीआई 6। के क्लासेस और थोड़े हो सकते हैं क्या, क्योंकि एड्यूटेरिया में पहले के तो 5 क्वेश्चंस बन गए, फिर उसके नहीं बाद नहीं, जब अभी मिक्स एंड मैच कर रहा अभी है। हाँ सुनिए, तो अभी डीआई ना, अभी अभी पाई चार्ट हुआ, अभी बार ग्राफ होगा, फिर लाइन ग्राफ होगा, फिर उसके बाद सब मिक्स करके करेंगे, तो ऐसे करके मतलब क्लासेस आते रहेंगे। डीआई आप मतलब डीआई ना आप धीरे धीरे करते रहो, डीआई है कि वो बैकग्राउंड पे चलते रहेगा, बाकी चीजें आप याद करने फोकस करो आप लोग। डीआई तो हो जाएगा, डीआई का आप मतलब सोचो, बहुत सारे जितने हैं ना प्रीवियस ईयर सारे आपको करा दिया जाएगा क्लासेस में। और सर अभी जो डीआई का वो असाइनमेंट का जो वीडियो बना था उसका पीडीएफ जो था असाइनमेंट का, उसमें जो स्टेटमेंट जितना यूज किया गया। हेलो। हाँ हाँ आ बोलिए। रहा है मेरा पास। हाँ तो उसमें जो सर आपने सॉल्यूशन में जो टेम्पलेट हमने जितना हमने ले स्टेटमेंट वगैरह यूज किया है उतना हम्म। सफिशियंट रहेगा क्या? हाँ हाँ, इस पे आते हैं, इस पे 72 आ जाते हैं, जैसे मैंने बनाया है ना, जी जी। इस पे 72 आउट क्योंकि ऑफ सर 72 मेरा आ जाते हैं। लैंग्वेज जो है उस आपसे काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा था, तो क्योंकि हमको लगा कि वो जो कॉपी सबमिट किया गया है वो इवैल्यूएट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वीडियो आ गया तो इस कारण से वो डायलेमा थोड़ा रह गया था। हम्म। नहीं, इसमें देखिए क्या है ना, हमेशा आप ना लैंग्वेज अगर ज्यादा भी लिख रहे हो तो आपको बस देखिए टाइम स्पेस और बाकी जो चीजें हैं ना उसको देखना है। अगर आप अभी जी 40 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो आप दो डीआई, जी। जैसे 68 69 70 किसी का भी, तो आप हाँ सही हो, जो भी लिख रहे हैं आप सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका टाइम तो टाइम सर एक, नहीं लग रहा है। हाँ तो सही है, अगर टाइम आपको 1 घंटा या उससे पार हो रहा है ना तो दिक्कत जी। आता है, क्योंकि फिर बाकी पोर्शन पे आप लिख नहीं पाएंगे, और उससे क्या होता है 8 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 1-2 छूट जाएंगे, तो बहुत दिक्कत होगा फिर। यस। सारा खेल वो टाइम और स्पेस का ही है, अगर टाइम पे आप सही कर रहे हैं, स्पेस में कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर सर। 1 आवर में 3 क्वेश्चन कौन सा 3 डीआई का, क्वेश्चन? डीआई 2 का ही डीआई करना का होता है 3 ना, नहीं दो क्वेश्चन, ही है ना। 2 ही डीआई में करना तो दो होता है करना ना। दो होता के अंदर पाँच पाँच। हाँ, कभी 5, संजीव कभी 4, कभी 6 आएंगे एक के यस। अंदर, हाँ ऑन एवरेज 5 आते 7 भी होते हैं कभी कभी। डाटा जी बहुत रहते हैं। सर। हाँ, हाँ एक जी। पूछ रहे हैं कैलकुलेटर भी यूज करते हैं क्या? हाँ हाँ, कैलकुलेटर आपको ले जाना है, बस साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना हाँ चाहिए, जिसमें सिर्फ ये जो होता है ना आपका ये लॉग वगैरह होता है, वो मत ले सब जाइए कुछ जिसमें रहता है लिखा उस। है। हाँ, जो वो कैलकुलेट जो अपन इंजीनियरिंग में यूज करते थे और ना, वो कैशियो वाला एक बड़ा सा आता था, वो यूज मत, जो यस। किराने वाले रखते हैं ना जो, उन लोग वो वाला यूज करना है। वो जो बस जिस, सिंपल और कैलकुलेटर आता है ना, हाँ कैसियो जिस साइंटिफिक देखिए, नहीं ले जाना रहता है, हाँ जिस हाँ, कैलकुलेटर में ना सिंपल वाला। लॉग x⁻² ये सब लिखा रहे वो नहीं ले जाना है, बस कैसियो इतना वाला याद रहता है। रखना। सिंपल। हाँ, वन वो किराने में देखते हो ना, जो 1 to 9 वाला जो रहता है सिंपल वही सा, ले वो जाना बस है। ले जाना है। सर एक माइनर चीज़ और था कि हाँ जो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है, जैसे कि एग्जाम क्वेश्चन का डिमांड है कि 20% ऑफ 400, तो उसको काट के दिखाना भी है कि 20 से 400 को काटें 20 बार में, या सीधा नीचे आंसर लिख सकते हैं? नहीं, देखिए आप जब ये करेंगे ना, देखिए आप जब इस चीज को जी करेंगे ना 20% ऑफ 400, 20/100 इंटू जी। 400 दिमाग में कर रहे हैं, हाँ तो हाँ। तो उसको ना लिख दीजिए आप। नहीं सर वो तो लिख दिया, हम ये कह रहे हैं कि जैसे लिख दिए कि 400 नहीं का नहीं, हमको काटना 20% जरूरी नहीं निकालना है, है। नहीं नहीं नहीं, ओके जरूरी सर। नहीं है, जरूरी नहीं काटने है समझ से काटना। कॉपी बहुत डर्टी सा दिखेगा, मतलब काटना लाइक। हाँ जरूरी नहीं है, काटना जरूरी नहीं है, काट भी दिए तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं काटे तो भी दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है दोनों सर। में से। वो फ्लो में जो हो गया सही है, फ्लो में अगर कट गया तो भी सही है, नहीं काटा तो भी सही है। ठीक है बट सर। वही आप जो समय का इशू हो रहा है ना, या फिर जो लिखने का हो रहा है ना, वो धीरे धीरे आप देखना, आप 15 20 25 30 आप डीआई बना लोगे ना, उसके बाद देखोगे आपके पास अपने आप वो हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कैसे फट से टेबल कैसे बनाना है, फिर क्या क्या चीज लिखना है, रिडंडेंट चीज को हटाना है मेरे को। बट वो ये आपको पूरा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, इसके बगैर आपको बाकी सारा सवाल भी सॉल्व करना है, उसके बाद आपका राइटिंग जो होगा ना वो आप इम्प्रूव हो जाएगा।
लिखने में आपको सर समझ आ जाए यस क्या लिखना है सर एक वो चीज़। कमेंट आ रहा है। हाँ पूछिए ना, बताइए ना, कहिए ना। ये पिंटू नाम के कोई है, वो कमेंट कर रहे हैं कि वो यूपीपीसीएस में बिजी थे, अब नाउ हाउ हम्म। टू स्टार्ट एंड वेयर। हाँ तो वही आप स्टार्ट कर लीजिए। अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो पीवाईक्यू आप स्टार्ट करो। अगर हम लोग से जुड़े हुए हैं तो आपको तो वीडियोस मिल ही रहा है, बट अगर नहीं हो तो आप पीवाईक्यूज देखो, आप अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करो। GS1 का बनाओ, जो जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से आप डिसाइफर करो क्या क्या पॉइंट्स आया, क्या क्या रिपीट हुआ है थीम्स, उसको आप आइडेंटिफाई करो, उसके नोट्स बनाओ और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और करंट अफेयर्स है वो सब पढ़ना स्टार्ट करिए आप। नहीं नहीं, वो मैसेज कर रहे हैं कि वो बैच के पार्ट है, तो आप बैच में ना जैसे जैसे वीडियोस जो डले हैं ना लाइव वाले, वो आप एक बार देख लो जाकर अच्छा के मैं आपको। बताता हूँ, हाँ इसमें से बहुत लोग हैं, कल भी मेरी बात हुई थी बहुत लोगों से, तो उन लोग का डिलेमा था सर स्टार्ट कहाँ से करें। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे का 3 वीडियो पड़ा हुआ है। सबसे पहला आपका काम रहेगा वो ऐसे का तीनों वीडियो आपको एकदम देखना है, 1.5 घंटे का है। इसमें बहुत लोग होंगे जो उन्होंने पूरा एंड से स्टार्टिंग से एंड तक देखा था, बट बहुत लोग हैं जो उन्होंने नहीं देखा है। तो आपका पहला टास्क होगा एसए का वीडियो, तीनों वीडियो देखना है आपको। इसके साथ साथ असाइनमेंट आपको मिला है 15 एसए का है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और बॉडी का आपको डिसाइफर करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है। बट हाँ पहले आपको पहला टास्क है आपका 3 वीडियो आपको कंप्लीट करना है। जो यूपीपीसी देकर आए तो पहला आपका टास्क है 3 वीडियो कंप्लीट करना है। अब वो आप ट्राई करो फ्राइडे या सैटरडे एंड तक आपको खत्म करना है। और बाकी लोग देखो आप दिवाली एंजॉय कर लोगे, बट आप जिनका यूपी देख रहे हो तो अब थोड़ा सा आपका थोड़ा टाइम चला गया, तो कोशिश करना दिवाली के टाइम पे आप अपना बैकलॉग्स को क्लियर करते चलो। क्योंकि अभी आप देखोगे ना वीडियोस बहुत आने स्टार्ट हो गया है और पीडीएफ अचानक से बहुत सारा आने लग गया है। तो बहुत कंप्लेन भी कर रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वो देखो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोग का सिलेबस पूरा कंप्लीट करा, मल्टीपल रिवाइज हो। रात पर बैठेंगे हम लोग ऐसे ही 10 बजे बैठेंगे, रात 1 बजे तक हम लोग पूरा एक एक करके सारा चीज़ कंप्लीट करा देंगे, रिवाइज कराएंगे आपको, ओरल टेस्ट आप लोग का होगा। तो वही हम लोग कोशिश है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबका वीडियोस आएगा, आपको बार बार रिवाइज कराया जाएगा, बीच में सेशन होगा। हाँ हाँ सर इसी प्लीज़ से पूछिए। रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जी सर जी जी। रिवीजन रिकॉलिंग और जो आंसर राइटिंग है, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसको मतलब अच्छे से सॉर्ट आउट कैसे करें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद शायद मैक्सिमम 2 से ढाई महीने मिलेंगे, उससे ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं। राइट तो उसके राइट। बाद तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो उससे पहले हम्म। बस एक फ्लो, वो मतलब कैसे प्लान करें कि मतलब बाद में पैनिक क्रिएट ना हो। अच्छा ठीक, आप अभी बैच में हो क्या? यस सर। हाँ देखो, आप आपने पूरा अभी तक कितना वीडियोस आपने देख लिया, मतलब जितना आया वीडियोस एक बार नजर, मतलब एक वन टाइम वॉच आप कर लियो? वन टाइम वॉच कर लिए। ठीक है, वन टाइम आपने वॉच कर लिया। आपने पीडीएफ जो GS1 वाला है उसमें कितना आपने पीडीएफ देख लिया है? संथाल, पाला, पटना कलाम, वो सब चीजें मौर्य को छोड़ के बाकी सारे देख बाकी सब देख लिया आपने? ठीक है, अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ संथाल रेबिलियन, तो थोड़ा बहुत आपके माइंड, लिए। सबकॉन्शियस माइंड में होगा ना सिग्निफिकेंस वाला? यस सर। ठीक है, अब आपको एक रीडिंग देखो, ये आपका 30% काम हो गया है। अब आपको यही चीज करना है, आपको हर 2-3 दिन में आपको बार बार वो चीज रिकॉल करना है। एक 1 पेज नोट्स बनाना, उसमें आप लिखना सिग्निफिकेंस, अपना पॉइंट्स लिखना, फिर उसके बाद जाके अपना पीडीएफ देख लेना, पीडीएफ में क्या क्या वो चीज़ मेंशन्ड है और क्या चीज़ मेंशन नहीं था जो मैं लिख नहीं पाया, जो मैं याद नहीं कर पाया, बस वो चीज़ को आप लिखना। और ये काम करना, अगर आप सुबह उठते हो, मैं एक बहुत जनरल सजेशन दे रहा हूँ, बहुत टेस्टेड भी है, मतलब मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ। कोशिश करो सुबह जल्दी उठने का, 3 से लेकर 4 बजे के बीच में उठो। देखो मुश्किल होगा बहुत लोग अब मुझे गाली दे रहे होंगे सर सर ये हाँ। एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सर उस टाइम, क्योंकि जो ऐसे वाला हुआ था इस बार, वो हुआ था 4 बजे, तो ये अगर ये आदत रहेगी तो उस टाइम तक में तो फिर नींद आ जाएगी। अरे नहीं यार, इतना एड्रेनालिन रश होता है, ब्लैक कॉफी पी लेना। वो यार एग्जाम के दिन, अब बताओ एग्जाम के दिन बताओ, एडलाइन रश होता है कि नहीं? आप मतलब बिना यस। खाए भी आप एग्जाम दे सकते हो। अब वो यार यस। ऑफिसर बनने वाला, वो सब चाइल्डिश चीज है, वो तो आप कर ही सकते हो, बेयर कर सकते हो, इतना तो कोई नहीं होता है कि ये हो जाएगा। आप मेंस कभी दे रहे कभी हो तो तो लोग पागल समझने लगते हैं सर। हाँ, अब होना ही पड़ेगा यार सर, फिर जब तक आप सनक आपको नहीं होगा निकालने का तो फिर मुश्किल है। आपको होना चाहिए, एकदम पागल बन जाओ, 2-3 महीना सब चीज़ भूल जाओ, सोना होना सब चीज़ भूल जाओ, बस पढ़ाई करो, जितना हो सके उसको रिवाइज करो, रिकॉल करो, नहीं हो रहा बार बार रटो, क्योंकि वही चीज़ रटने वाला चीज़ आपको आएगा। देखो लिखना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप अगर आपके जहन में वो चीज़ आप फट से लिख लोगे। मेन प्रॉब्लम होता है रटा हुआ चीज़ नहीं होता है, फिर वहां पे जाके पेन रुक जाता है, और 2 मिनट के लिए पेन रुक गया ना, जो फोमो क्रिएट होगा ना उसके बाद,
बहुत बुरा ये होता सब है वो चीज़। मैं करना चाह रहा था कि मतलब जब रिकॉल करेंगे तो उसके लिए कोई टेम्पलेट, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग टेम्पलेट रहेगा, या फिर वो मतलब डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट रट्टा मारना वो मुश्किल नहीं लगती है। नहीं, हाँ मैं समझ रहा हूँ, रटना मारना मुश्किल है, इसीलिए तो मैं ये सब चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप जैसे टेम्पलेट समझ लो ना कैसे आपका है। जैसे ये सवाल था, सेक्शन पे आपने तोड़ दिया, सेक्शन पे तोड़ने के बाद आप आराम से उस चीज़ को डिसाइफर कर लियो। हम लोग का जो नोट्स होता है उसमें देखोगे आप एकदम टेम्पलेट वाइज ही है, जैसे आप आंसर में स्ट्रक्चर करोगे वही चीज़ है। तो आप उसको फील करो ना, ये चीज़ जो संथाल है, तो आप कंसिक्वेंसेस क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था, कब इसका टाइमलाइन कैसे आएगा, आपको वो चीज़ देखना है। तो वो तभी आएगा। हिस्ट्री का चीज़ देखो, मैं उसमें आपको रटना पड़ेगा ही, देखिए, बार बार जैसे आपको रिवाइज जैसे मैं करना। मैं बता रहा हूँ इसमें, जैसे मान लो आप संथाल या मुंडा या कोई भी ट्राइबल रिवॉल्ट 1857 कुछ भी चल रहा है, तो आप इसको ऐसे तोड़ो ना कि ये हुआ क्यों, मतलब कॉजेज क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या क्या स्टेजेस थे उसके प्रोसेस में, मतलब रिवॉल्ट के प्रोसेस में क्या क्या स्टेजेस थे, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, आफ्टर इफेक्ट क्या था। ऐसे आप ना एक टेम्पलेट याद कर लो, इसमें जो जो पॉइंट है वो बस लिखते चले जाओ। सर दोज हु वांट ओनली वैल्यू एडिशन, सर उनको वीडियो नहीं चाहिए, उसके लिए उनके लिए आप लोग के पास कोई प्रोग्राम है सर? बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ योर बैच एंड आई हैव गिवन वन मेंस सर। कौन सा मेंस दिया आपने? 70th वाला दिया है सर। तो अच्छा ठीक अभी है, देख, इससे हम लोग, हाँ हम लोग एक बार देख, अभी फिलहाल तो नहीं है बट हम लोग ट्राई करेंगे उसमें, क्योंकि बहुत सारा क्वेरीज आ रहे हैं कि वो वाला नोट्स के लिए आ रहा है। एटलीस्ट रिजल्ट के बाद कम से कम नोट्स के लिए सर, योर नोट्स एंड योर टेस्ट सीरीज एटलीस्ट वो मिल जाता तो सही रहता सर। ठीक है, वी विल ट्राई दिस। आप एक बार ओके ना सर। बॉट पे आप एक बार वो कर देना, हम लोग एक बार आपका वो कर लेंगे, याद हम ओके। लोग कर लेंगे उससे। ओके सर। हाँ, और नहीं बाकी लोग सर, पता है ये जो, बहुत लोगों का क्वेरी होगा कि रिजल्ट के बाद सर एटलीस्ट इस तरह से नोट्स हो आप लोग का, या फिर टेस्ट सीरीज दोनों कंबाइन है, इस तरह से कर लीजिएगा ना, बहुत लोग मतलब हाँ देखो एक पार्टिसिपेट चीज, करेंगे। एक चीज मैं बताना भूल गया था। अभी कितने लोग हैं पार्टिसिपेंट, सर बताना कितने लोग पार्टिसिपेंट्स है अभी? 23 अभी 23। दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए देखिए, आप लोग है ना, एक बहुत लोग मिस भी किए थे, फिर हम लोग को मैसेज किए थे कि सर आज वो था वो था। तो देखो 18 तारीख को, सर 18 को हो रहा है ना, 18 को ना हाँ हम लोग हाँ। वापस से हम लोग एफएलटी नहीं, वही सेक्शन टेस्ट होगा, आप लोग का मॉक वो भी चेक होगा। देखो इस बार अटेंडेंस 44 या 45 लोग का था, हम लोग ने इतना किया, बट आप बहुत लोगों ने नहीं लिखा वो चीज़। बट इस बार अब छोड़ना मत, 18 तारीख को दिस संडे, ठीक है, आप लोग का फिर से एक टेस्ट होगा। सैटरडे। सैटरडे को है, ठीक है, सैटरडे को आपका फिर से टेस्ट होगा। ये वीडियो वैसे यूट्यूब पे जाएगा ही, तो आप लोग वापस से देख भी लेना ये चीज़, क्योंकि बहुत लोग को बोल रहे थे रिकॉर्ड करके डालने के लिए। तो देखो सैटरडे को टेस्ट होगा, प्लीज़ इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो। टॉपिक्स आप लोग को बता दिया जाएगा, इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करो। जो जो आज स्ट्रक्चरिंग बताया गया है उस पर आप लोग काम करो अपने एंड से, और इसको आप लोग अटेम्प्ट करना। और जो आप लोगों ने टेस्ट दिया था वो परसों या तरसों तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग को कॉपी मिल जाएगा, और एक रैंकिंग भी आप लोग को हम लोग दे देंगे। और रहा टेस्ट सीरीज का, तो टेस्ट सीरीज भी हम लोग जस्ट आफ्टर एग्जाम आप लोग का रिजल्ट आएगा उसके बाद में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। तो बेफिक्र रहिए उस चीज़ के लिए। अभी फिलहाल जो अपना नोट्स है, अपना स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दीजिए। देखिए मार्केट में बहुत सारा फोमो क्रिएट हो चुका है, होगा या हो गया है, कि ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, वो टेस्ट सीरीज। सर मैं, हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट था, जैसे कि जैसे लास्ट ईयर मैंने एडुटेरिया का ज्वाइन किया था, उन्होंने क्या किया था कि टेस्ट सीरीज से पहले उन्होंने नोट्स दिया था, बट उनका नोट्स जो है ना सर, मैंने उसी से नोट्स बनाया। बट अब आपका नोट्स देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि दैट इज फार फार बेटर। तो आप ये करो ना कि सर टेस्ट सीरीज जो भी टेस्ट होगा उसका नोट्स के साथ वाला वो पैकेज लेकर चले आओ सर, वो हम लोग के लिए बहुत बेटर होगा सर। सिर्फ टेस्ट सीरीज ना होकर नोट्स भी रहे सर। ठीक है, तो आप कह रहे हो टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स, ठीक है, यस सर, टेस्ट यस सर, यस सर। सीरीज प्लस नोट्स दिस विल बी डन। वेरी हैंडी फॉर अस सर। ठीक है, और ठीक है, इस मैं एक बार बार भी टीम से बात कर लूंगा। इस बार भी वो जी जी, कोचिंग वही कर रहा है सर। यस सर। तो हाँ, चलो मैंने ठीक है, मैंने भी देखा ये था सब वो क्या होता है ना, एडिटोरिया वाला। बहुत हाँ, लोग मतलब वो मतलब वो एक थियरी ऐसा वीडियो दिया हुआ है देखना ना, ये 5 नहीं पेज। करते हैं। हम्म पूरा बुक ही छाप दिए हैं सर, बट तो ठीक था, हम्म। फिर भी हैंडी था सर, क्योंकि लास्ट मोमेंट में, क्योंकि उस टाइम सर 2 ही महीना टाइम मिला था सर प्रोटेस्ट वगैरह के कारण, तो फिर भी वो हम्म। बहुत काम किया था सर। लेकिन वही है। डन डन डन, ये चीज़ मैं टीम से बात कर लूंगा, ये आप बेफिक्र रहो, ये चीज़ हो जाएगा। यस ठीक सर। है, थैंक कोई यू और सर। बताइए, और किसी को कोई कुछ पूछना है या फिर कुछ ऐसे वाइंड अप करें हम लोग? So same query goes with me. ये टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स कर दीजिए, क्योंकि हम भी देखे थे। आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ दिस सेशन, लेकिन हम देखे तो एज इम्प्रॉम्प्टू था मेरे लिए कि हम देखे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत हैंडी था आपका नोट्स। सो दैट्स द रीजन जो शिवम बोल रहा है, हम फेवर विद द स्टेटमेंट। ये चीज कर दीजिएगा, टेस्ट प्लस डन डन नोट्स। डन 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 डन। और सर पॉसिबल हो तो एक सेशन मतलब ऐसे के लिए पर्टिकुलर, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो, इसी तरह से ऐसे मतलब का गूगल में। ऐसे का तो
ऐसे का तो मैंने डाला है एक वीडियो, एक यूट्यूब पे पड़ा होगा, अगर आप देखे होगे यूट्यूब पे। अगर ऐसा होगा तो ठीक है, वो बिल्कुल टाइम। जी जी जी, ठीक है, मैं जैसे करा दूंगा, लाइव ठीक। कम्युनिकेशन होता है जैसे। डन डन थोड़ा डन ही डन देर। डन डन, मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, मैं करा दूंगा इसी वीक, या इस वीक प्रॉमिस नहीं कर सकता, इस वीक कुछ कुछ एंगेजमेंट है हम लोग का, बट नेक्स्ट वीक मैं करा दूंगा। ओके ओके थैंक यू। जी जी, तो ठीक है टेस्ट फिर। का हाँ, टॉपिक क्या रहेगा 18th वाले में? टेस्ट का टॉपिक मैं आप बता दूंगा, कल परसों हम लोग ना वो बता देंगे आप लोगों को। वही है जो आप लोगों को सिलेबस, मतलब जो नोट्स मिला हुआ है वो डीआई का रहेगा और करंट अफेयर्स का रहेगा। इंटरनेशनल अफेयर्स का आप लोग ने पढ़ना स्टार्ट किया है? और जो बैच वाले हाँ आप लोग हाँ बताओ, आज का शेड्यूल कंप्लीट यस हुआ, सर। आज का डेली टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये बताओ। सर वो लास्ट का क्वेश्चन रहता है अभी लिखना, एडिटोरियल में सर काफ़ी समय जा रहा है। हाँ अरे सर, आप, एडिटोरियल में समझ में ही नहीं आता है, मतलब अरे तो आज लगता है मैंने वो सब वीडियो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो आज मैंने नहीं वीडियो नहीं इसीलिए तो बनाया था। हाँ, सर, आशु वो तो वीडियो आप हो देखने गए के बाद कॉल पे अभी अभी मैं ही बोल रहा आप हूँ ही हो सर। ना? जी सर। जी हाँ सर। कल हाँ सर जी। जो वीडियो आने से पहले सर मुझे कोई बिलीव नहीं करेगा, बट अराउंड हम्म, 7.5 घंटा मैं बैठा रहा सर। हालांकि मुझे हम्म, समझने में इशू नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था राइट 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 तो राइट। वो हुआ। फिर वीडियो देखने के बाद मैं पढ़ा तो आज भी मोटा मोटा सर 4.5 पौने 5 घंटे रहा उसमें। हालांकि आज बट का एडिटोरियल मुझे लगा बहुत सारा कल से रेपिटेटिव भी था, और हाँ, बहुत सारा ऐसा कंटेंट था जो कि कल का ही, बहुत सारा वो इलॉन्गेशन था उसका या वही, कनेक्शन था, जैसे कनाडा वाला हो गया या अफगानिस्तान वाला हो गया, ये सारा। राइट तो राइट उस राइट। कारण से देखिए समय कम आशुतोष, हो रहा है अभी, लेकिन थोड़ा हाँ, ले रहा है वो समय। नहीं नहीं, देखिए वो वर्थ इट टाइम है, आप भी देखे होंगे ना, आपका नॉलेज बेस बढ़ा है कल से आज देखोगे, बात तो आपका नॉलेज सही है बेस बढ़ा है। सर। हाँ हाँ यस सर। देखिए, वो वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है, वो आपको यस सर। अपने मेंस में दिखेगा, आप अपने कॉपी में आपको जो रिफ्लेक्ट करोगे ना, सबकॉन्शियस माइंड में आपके दिमाग में चलते रहेगा वो चीज़। आप ऐसे लिखोगे, आप आंसर लिखोगे ना, उसमें आप देखना वो अपने आप वो चीज़ आते रहेगा। ठीक है, बेशक अभी 4.5 घंटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। ये 4.5 घंटा आपका 30 मिनट में कब हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। ये तो बहुत स्टार्टिंग फेज है ना, जो यस सर। स्टार्टिंग फेज होता है उसमें समय लगता ही है, कोई भी चीज़ करने में इनर्शिया होता है। बट ठीक है, इसमें बस आप स्टॉप मत करना कभी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी यस प्रॉब्लम सर। हो लाइफ में, कुछ भी चीज़ हो, बस स्टॉप मत करना। आधे घंटे के लिए पढ़ लेना, भले 2 ही एडिटोरियल पढ़ना, लेकिन उसको स्टॉप मत करना। बहुत अच्छा प्रोसेस सर है। और जी जी जी, प्लीज़ बताइए। सर एडिटोरियल के साथ मेरा एक पर्सनल चीज़ है सर, कि मैंने फील किया एग्जाम में, क्योंकि मैं 4-5 साल से तैयारी कर रहा था, लेकिन मेंस मैंने लास्ट टाइम दिया, तो मेरे को ये लगा कि सबकॉन्शियस माइंड में एडिटोरियल का इतना सारा चीज़ था कि पॉइंट, जब मैं वाइल एग्जाम दे रहा था, कई चीज़ मैंने याद करके नहीं गया था, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में था, वही तो वही, पॉइंटर्स ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे थे सर, क्योंकि मेरे एग्जैक्टली पास नॉलेज का जो डोमेन था काफ़ी बड़ा हो गया था, जस्ट बिकॉज एडिटोरियल मैंने रियलाइज नहीं किया, मैंने वो एग्जाम में देखा एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको ना, ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है। आपको ना ये आपके पर्सनालिटी टेस्ट, आपके जो इंटरव्यू होगा ना, उसमें आप देखना आपका कैसे आंसर निखर के आएगा। आप खुद अपने आप में फील करोगे ना, आप जो लेवल पे थे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे थे आप परसों तरसों, और आप अपने आप को आंकलन करोगे ना, तो आप देखोगे यार आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत बढ़ चुका है, आपका रीजनिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है, आपका लिखने का लहजा बदल चुका है। जैसे वो फ्रेमिंग कर रहे हैं, जैसे वो एक स्टेटमेंट जम दूसरे स्टेटमेंट जम कर रहे हैं, मतलब आपको अभी फील नहीं होगा, बहुत मिनिस्कल लेवल पे 0.000% चलेगा, लेकिन वो आप आंसर में देखना 1-2 महीने के बाद कैसे रिफ्लेक्ट होगा वो चीज़। तभी मैं बोल रहा हूँ इट इज़ वर्थ इट। टाइम जा रहा है, बिल्कुल है, अच्छा चीज़ पे जा रहा है, बट धीरे धीरे वो कम होगा। 7.5 घंटे से 4.5 घंटे पे है ना, वो धीरे धीरे आधे घंटे पे आ जाएगा, यस। आपको पता चल जाएगा क्या कंप्लीट करना है। जी, वेरी गुड आशुतोष, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप आंसर जो आपका फ्रेमिंग बहुत अच्छा है। जी, और यस कुछ? सर। चलिए ठीक है फिर, अब खाना खाने भी जा रहा हूँ मैं, भूख भी लग रहा है मुझे। थैंक यू सर। हाँ चलिए ठीक है फिर, ख्याल रखिए आप लोग। थैंक यू चलिए सर। फिर, जी जी जी, चलिए थैंक बाय, यू गुड सर। नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जी जी, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट।